Mike Tyson versus Jake Paul. Do you think this fight was rigged? यस आप देखो खबीब, द वे खबीब फाइट्स लोगों को याद है, फाइट ऑफ द ईयर के कंटेंडर में आ जाएगा जरूर। एक टाइम आता है हर एथलीट के लाइफ में जहां वो स्किल्स कम होते जाते हैं। So do you think John Jones is avoiding Tom Aspinall now? बिल्कुल नहीं। जब इस्लाम माखाचेव फाइट नाइट बाहर आते हैं ना, आई गारंटी यू वो 170 पाउंड्स के ऊपर है। विनेश फोगत के साथ जो हुआ बुरा है, पर गलती उनकी टीम की है। कृष्णा श्रॉफ और आयशा श्रॉफ बहुत मेहनत से, बहुत दिलचस्पी से काम कर रहे हैं, बहुत, और जो भी कर रहे हैं ना वो अपने पैसे से कर रहे हैं। अर्जुन भाई, पिछली बार जब आप पॉडकास्ट पर आए थे तब से बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, कुछ चीजें सेम भी है, लेकिन मैंने एक नया अपना इंट्रो लिखा है, मैं उसी से स्टार्ट करना चाहूंगा। आप बताना कैसा है। ओके, ठीक है। एंड वी हैव अर्जुन चिपलकट्टी बैक ऑन द एसएमएस शो, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 पॉडकास्ट ऑफ इंडिया। जरूर, साउंड्स वेरी गुड। पाउंड फॉर पाउंड जरूर है। एक दिन मैं बैठा था, मैंने कहा वो कामरू उस्मान का पॉडकास्ट नहीं है, पाउंड फॉर पाउंड विद कामरू एंड हेनरी, वहीं से मैंने चुरा लिया उसको। तो मैंने कहा कि उसी तरह ऑनलाइन मैंने एक एमएमए पॉडकास्ट का नाम भी सुना था। जब खबीब एक टाइम पे जब वो यूएफसी में थे और उनको कुछ पसंद नहीं आता था तो वो बोलते थे दिस इज नंबर 1 बुलशिट ब्रदर। तो उसका मैंने एक पॉडकास्ट का नाम देखा है, नंबर 1 बुलशिट पॉडकास्ट। अर्जुन भाई कैसा रहा? लास्ट टाइम हम लोग मिले थे नोएडा में इंडोर स्टेडियम में, उसके बाद से हम बता दें 5 या 6 बार हम लोग ने शेड्यूल किया और फिर अर्जुन भाई के बिजी शेड्यूल की वजह से उसको कैंसिल करना पड़ गया। लास्ट टाइम जब आपने मुझको मैसेज किया था मैं कश्मीर की वादियों में था। मैंने कहा यहाँ पॉसिबल होता तो करते। देखो आप आराम कर रहे हो, हमको स्पोर्ट में भाग दौड़ करना पड़ता है। आप पॉडकास्टर्स कहाँ से भी काम कर सकते हो, आप कश्मीर में बैठो या लखनऊ में बैठो या बाली में बैठो, सब जगह काम होता है आपका। अर्जुन भाई, पिछले 2-3 महीने अगर हम शुरू करें मे बी अगस्त से, तो इंडिया में भी एमएफएन उस टाइम हम लोग ने देखा। उसके बाद से इतना बिजी रहा पूरा कॉम्बैट स्पोर्ट्स का पूरा वर्ल्ड। चाहे आप जिस दिन मैं कश्मीर जा रहा था, मैं पहले यहाँ से दिल्ली गया था, उस दिन मैं ट्रेन में देख रहा था एलेक्स परेरा वर्सेस खलील राउटरी, वो ट्रेन में मैंने देखी थी। और जिस दिन मैं वापस आ रहा था उस दिन थी बेटर बी वर्सेस बी वॉल, वो फाइट थी 12 को। उसी के बाद फ्रांसिस एनगानू वापस आए पीएफएल में, उसके बाद यूएफसी 309 हुआ, फिर जॉन जोन्स रिटर्न्स, उससे पहले बिलाल मोहम्मद की फाइट हुई, एंड अभी हमारे सामने एक और इवेंट आ गया है। सो काफी चीजें हैं, लेट्स जस्ट अनपैक रियली क्विकली। लेकिन मैं यूएफसी जाने से पहले मैं आपको लेकर के आऊंगा इस वक्त की जो एक बड़ी, आप कंट्रोवर्सी बोल लो, हर कोई उस पर रिएक्शन दे रहा है, माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल। आई नो आप बहुत कुछ कहना चाहते हो उसके बारे में, लेकिन मैं सबसे पहले सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, डू यू थिंक दिस फाइट वाज रिग्ड फॉर मनी? यस, आई ऑल्सो थिंक दैट। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलूंगा, क्योंकि देखो माइक टाइसन मेरे लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हैं, दुनिया के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉक्सर का नाम लेके घूम रहे थे वो। अभी उनका उम्र ऑलमोस्ट 60 इयर्स का हो गया है, और उन्होंने कहा था कि यार ठीक है ये एग्जीबिशन मैच होगा, पर जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी की थी, जिस हिसाब से उनके वीडियोस जो निकले थे ट्रेनिंग में से, वो माइक टाइसन तो दिखा ही नहीं। राउंड 1 में जो माइक टाइसन हम देख रहे थे, उनकी हेड मूवमेंट सही थी, उनका जो अग्रेशन था, उनका जो स्टाइल था, वो पुराने 80s माइक टाइसन की तरफ दिख रहा था। पर मुझे मालूम नहीं अगले 7 राउंड में क्या हुआ। वो थक नहीं गए थे, ना ही किसी ने किसी और को मारा, कुछ नहीं हुआ। ये मैं जानता हूं कि देखो ये जेक पॉल बहुत शाने बिजनेसमैन है, बहुत ही शाने बिजनेसमैन है, और मैं कहूंगा भी नहीं दूर दूर से, क्योंकि वो मेहनत से ट्रेन भी करते हैं। ही इज अ गुड बॉक्सर। मैं ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि टॉमी फ्यूरी के साथ वो लड़ चुके हैं जो लेजिटिमेट बॉक्सर है, और उनके साथ वो डिसीजन हार गए। तो ऐसा नहीं कि वो बॉक्स नहीं कर सकते हैं, पर मुझे लगा कि ये फाइट में अभी मैं कहूँ भी क्या है यार, मुझे इतना दुख हुआ। पहले झगड़ा तो सबका नेटफ्लिक्स के साथ था, क्योंकि यहाँ चल ही नहीं रहा था।
तो सच का सच्चाई में हम्म। तो नेटफ्लिक्स ही वो फाइट हरा दिया, नेटफ्लिक्स ने ही वो फाइट को हरा दिया था पहले से, क्योंकि मैं फर्स्ट राउंड देख रहा था, फिर सडनली 5वें राउंड में वापस आ गया फीड, तो अभी मैं जी। क्या करूँ। तो भाई जैसे आपको लगता है कि ये पूरा एक मनी का पैसे के लिए पूरी फाइट बनाई गई थी, और फिर इससे बॉक्सिंग अब कहाँ पर जाती है? क्योंकि बॉक्सिंग को लेकर के ऑलरेडी क्वेश्चंस होते हैं। इवन जेक पॉल की एक पुरानी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो बोल रहा है जब वो नया नया उसने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था कि ये स्पोर्ट्स तो रिग्ड है, सब यहाँ पैसे बना रहे हैं, हम लोग भी पैसे बनाने आए। अब तो लोगन पॉल ने अपनी ड्रिंक भी मुंबई में आके लॉन्च कर दी। ओ प्राइम ना, हाँ यस, हाँ, प्राइम प्राइम लिमिटेड। और मिस्टर बीस्ट की वो लंचली फीस्टेबल्स वगैरह वो भी लॉन्च कर दी। सो वेयर डज दिस टेक बॉक्सिंग? क्योंकि उसी कार्ड में नीरज गोयात भी फाइट कर रहे थे, वो अपनी फाइट जीत गए। मैं बहुत खुश हूँ नीरज गोयत के बारे में। अब मैं नीरज गोयत तो काफी पुराने दोस्त हैं, एंड मैं जी नीरज गोयत को बहुत सालों से पहले से जानता था, और जी। वो काफी बेहतरीन बॉक्सर है। वो उनकी स्किल्स, आप जितने भी उन्होंने मस्ती की ना वो फाइट में, मस्ती तो बहुत की, शरारत बहुत की उन्होंने, पर बीच बीच में जब वो लड़ना चाह रहे थे तब उन्होंने अपनी स्किल्स दिखा दी। उनके जी पास टॉप लेवल, टॉप टियर प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्किल्स है, और वो सुपर मिडिल वेट में जाके लड़े, जो उनका नॉर्मल वेट क्लास नहीं है, उनका वेट जी क्लास जी नॉर्मली लोअर है, और वो जी। जाके लड़े, उनकी स्किल्स तो दिख गई। पर रेस्ट ऑफ द कार्ड काफी अच्छे फाइट्स थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जेक पॉल के बॉक्सिंग प्रमोशन में काफी चांस देते हैं बॉक्सर्स को, हम्म। उनका जो काम है बॉक्सिंग के लिए वो सही काम है, ही इज जी गिविंग द अपॉर्चुनिटी हर बॉक्सर को लड़ने के लिए। पर जी। खुद के फाइट्स में ना, मुझे लगता है कि वो शायद से सेफ प्ले कर रहे हैं। मैं खुद हम्म। कहूंगा कि देखो, हम कितने बार, जितने बार मैं 15 साल से कमेंट्री करते आया हूं, मैं जी फाइट एनालिसिस कर रहा हूं यूएफसी के लिए पिछले 5 साल से सोनी जी। पे, और हमेशा एक चीज हम सब एनालिस्ट और हम सब कमेंटेटर्स एक ही चीज कहेंगे फाइटर के बारे में, हारना जीतना तो नॉर्मल है, कोई भी जी हारता है, कोई भी जीतता है, पर जिस हिसाब से आप गेम खेलो ना, वो याद रखेंगे लोग। जी लोग याद रखते हैं जो सच में चांस लेने वाला बंदा होता है। आप जी। देखो खबीब, द वे खबीब फाइट्स लोगों को याद है, द वे एलेक्स हम्म। पेरेरा फाइट्स लोगों को याद है, जॉन जोन्स जब लड़ता है वो जानते हैं लोग, चार्ल्स ओलिवेरा जब लड़ते हैं वो लोग याद रखते हैं, माइकल जी चैंडलर लड़ते हैं तब याद रखते हैं। तो जिस हिसाब से जेक पॉल लड़ रहे हैं, उनके पास स्किल्स है, उनको शायद से अपने खुद के स्किल्स पे भरोसा रख के खेलना चाहिए, जी। बिकॉज वो बुरे आदमी नहीं है, वो बॉक्सर्स को चांस दे रहे हैं। पर मेरे हम्म। हिसाब से जो हुआ माइक टायसन के साथ, वो तो डील था पहले से ही, और वो रिग था, क्योंकि आप रिप्ले में देख सकते हो कोई कोई जगह में हम्म। माइक टायसन पास आके अपना पंच रोक रहे हैं, जब पूरा पाथ साफ था। एक मोमेंट है जी। जब जेक पॉल अब इवेट करने के लिए हाँ। अपना सिर लेफ्ट में करते हैं, और माइक टायसन का हाथ सीधा आ रहा है उनकी शक्ल की तरफ, पर वो रुक जाते हैं। अभी मैं जी। क्या कहूं, कोई भी देखने वाला भी बोलेगा ना, इसमें एनालिस्ट या कमेंटेटर होने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी हम्म। जो भी देख रहा है फाइट, आम आदमी आके बोल रहा है कि ये माइक टायसन नहीं था, हम्म। तो फिर फिक्स्ड होगा ही ना कहा ना कहा। जेक पॉल को तो फिर बेटर बीएफ ने चैलेंज कर दिया कि भाई तू रियल फाइट भी लड़ ले आके मुझसे एक बार। बेटर बीएफ जैसा आदमी, फर्स्टली वो जो ये दागिस्तानी चेचन फाइटर्स होते हैं ना, वो जी पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो जी पैसे के लिए नहीं लड़ते हैं। जो आपने वो बिवोल वर्सेस बेटर बीएफ फाइट देखा होगा, जी जी कितना क्लोज था, बहुत क्लोज जी था। और इधर वे डिसीजन, लोग बोल रहे हैं कि बिवोल को जीतना चाहिए था, लोग बोलते हैं बेटर बीएफ को जीतना चाहिए था, और बेटर बीएफ जीत गए। मैं नाखुश नहीं हूं, जो भी जीते वो जी फाइट में हम फैंस ही जीत गए, जी। मोस्टली फैंस ही जीत गए, क्योंकि वो फाइट इतना टेक्निकल और प्योर था। और उसमें जेक पॉल, हाँ हाँ जी, उसमें दो दो स्ट्रीक टूट गई, एक बीवॉल की अनडिफीटेड स्ट्रीक टूट गई और बेटर बीफ की नॉकआउट वाली स्ट्रीक टूट गई दोनों की। सो इवन इट्स अ आउट गुड हो गया फैक्ट, आखिरी में। इट्स अ वेरी गुड फैक्ट। इस मैंने ये याद नहीं रखा। हाँ करेक्ट, पर देखो वो होता है ट्रेडिशनल बॉक्सिंग, जहाँ टू जी स्किल्ड फाइटर्स कम इन एंड फाइट, ना ही कोई डील्स होते हैं कि यार ठीक है पहले 2 राउंड के लिए वो, तेरे 4 राउंड के लिए वो, तूने मुझे जी। नॉकआउट कर दिया तो इतना पैसा, तूने मुझे तू हम्म। डिसीजन पे गया तो इतना पैसा। ये सब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द स्पोर्ट। आई मीन, फर्स्ट जी ऑफ ऑल, जो प्योर बॉक्सिंग फैंस है वो शायद से जेक पॉल को मानते नहीं है। जी मैं मानता हूं कि वो सच में बॉक्सर बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो तरीके से वो काम कर रहे हैं वो अलग है।
इट्स नॉट जी लेजिटिमेट। और जब लोग याद रखेंगे दुनिया में बॉक्सर्स को, जब लोग सोचते हैं, एक सोचेंगे चलो मार्विन हैगलर, मोहम्मद अली, माइक टाइसन, कनेलो एल्वारेज एंड रुइस, कितने लाखों बॉक्सर्स है, पर वो बॉक्सर्स की दुनिया में जेक पॉल का नाम नहीं आएगा। वो एक एंटरटेनर है वो, और जी उनके भाई दोनों बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन हैं। और जी मैं कुछ बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी जिंदगी उनका चॉइस है, पर बॉक्सिंग की दुनिया और रियल फाइटिंग की दुनिया में काफी लोग हैं जो अग्री नहीं करेंगे उनके साथ, और जी मैं उनमें से एक हूं। तो भाई अभी जैसे बॉक्सिंग का एक और फाइट हुई, उसमें आपकी जो बेटर बीव और बीवॉल की, तो उसके क्या बारे में अगर फाइट थोड़ी सी हम लोग बात करें। था। बेटर बीव और बीवॉल की फाइट जो थी, उस वक्त तो मैं ट्रेन में था, सो मैं पूरी फाइट तो नहीं देख पाया बिकॉज नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन उसके बाद आकर के जब हमने हाइलाइट्स देखे और बीवॉल का जो रिएक्शन आया उसके बाद, अभी 2 दिन पहले या शायद 1 दिन पहले ही बेटर बीव ने पोस्ट डाला था कि डू यू वांट टू सी अ रीमैच। डू यू थिंक कि रीमैच होना चाहिए, और उस फाइट के बारे में अगर आप अपना थोड़ा एनालिसिस दो। वो फाइट मेरे हिसाब से आई थिंक फाइट ऑफ द ईयर के कंटेंडर में आ जाएगा जरूर, क्योंकि काफी लोगों ने ना, जो भी न्यू फैंस है, प्रॉब्लम इज न्यू फैंस ये नया नया बॉक्सिंग देख रहे हैं, जी और दे थिंक जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन के नंबर्स देखो आप नेटफ्लिक्स पे, वो पागलपन था। पर बेटर बिहेव और बिवोल के नंबर्स देखो, वो भी काफी सॉलिड थे। जी और मैं कहूंगा कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल फाइट्स जो मैंने देखे। वो स्टाइल जो था, सब जानते थे कि बेटर बिहेव हैज नॉकआउट पावर। जी बिवोल में भी पावर है, पर बिवोल का स्पीड है ज्यादा करके, वो सोवियत जी स्टाइल इन एंड जी आउट जी जी मूवमेंट, डांसिंग मूवमेंट का, उनके एंगल्स, उनका फुटवर्क, उनके कॉर्नर्स, जो जिस हिसाब से उन्होंने कॉम्बिनेशंस लैंड किए, वो काफी जी बेहतरीन थे। पर स्टार्टिंग में बिवोल ने जो कंट्रोल किया, बाद में बेटर बिहेव, जितने हैवी हाथ हैं उनके, जो बॉडी शॉट्स लगे उनको, जी उन्होंने जो डैमेज लिया वो उनको लगने लग गया एंड ऑफ द फाइट। शायद से और 3 राउंड होते, मे बी हम एक नॉकआउट देखते, या शायद से बिबॉल वापस आके कंट्रोल करते। वो फाइट काफी क्लोज था, और जी ऐसे टाइप के फाइट्स काफी वक्त पॉइंट्स पे जाते हैं, काफी जी काफी वक्त पॉइंट्स पे जाते हैं। ऑल क्लोज फाइट्स गो ऑन पॉइंट्स। बिवोल वर्सेस कनेलो एल्वारेज में भी देखा होगा आपने, जी 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 जिस जी जी हिसाब जी से जी कनेलो एल्वारेज भी एक टॉप फाइटर है, पर वेट क्लास में थोड़ा फर्क था, उनको साइज में तो जी थोड़ा जी फर्क लगा वहां। तो मैं रीमैच तो कहूंगा ही कहूंगा जरूर। और एक तो बड़ा रीमैच अभी आ रहा है 15 दिन में, आप जानते होगे ना कौन सा? कौन है? एक बड़ा हैवीवेट रीमैच आ रहा है बॉक्सिंग में, टाइसन टाइसन फ्यूरी, फ्यूरी। अलेक्जेंडर उसिक। करेक्ट, उसिक वर्सेस फ्यूरी आ रहा है, वो एक और रीमैच, जो बहुत अच्छा फाइट था पहले बार, और काफी जी लोगों को जी लगा जी कि उसिक जीत रहे थे वो फाइट। जी। और उस अभी जो एंथनी जोशुआ और डैनियल डुबो वाला फाइट देखा था आपने? ओहो, नॉकआउट हो गए एंथनी जोशुआ वहां पे। एंथनी डू यू जो थिंक दैट वाज शॉकिंग, या वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? शॉकिंग तो नहीं था, क्योंकि दोनों कंटेंडर्स, देखो हैवीवेट डिवीजन में ना एक गलती बहुत कॉस्टली हो सकती है। जी कहां भी एक पंच है, आप यूएफसी हैवीवेट्स में भी बात करो, एमएमए हैवीवेट्स में बात करो, हम्म। कोई भी हैवीवेट प्रमोशन, दो बड़े बंदों को दिल्ली के रास्ते के बीच में लड़ते भी देखो ना, एक पंच का सवाल होता है वहां। तो आई थिंक एंथनी जोशुआ ने उनको, जिस हिसाब से वो अप्रोच कर रहे थे नॉकआउट के पहले, उनका डिफेंस काफी डाउन था, वो बहुत जी अग्रेसिव हो गए थे, और उन्होंने काफी छोटे मिस्टेक्स बनाए। पर वो ठीक है, वो होता है, किसका दिन होता है किसका दिन नहीं होता है। पर जिस दिल से वो लड़ रहे थे ना, वही उसी के बारे में हम कहना चाहते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन हारा कौन जीता, मैं फर्क नहीं पड़ता, दोनों चैंपियन है जी आंखों में। पर जिस जी हिसाब से वो हारे, ठीक है, बुरा लगा जरूर, पर वो फाइट बेहतरीन था। पर जिस हिसाब ने डैनियल डुबो ने उनका पावर दिखाया, और जी जिस हिसाब जी से उन्होंने कंट्रोल किया, वो बहुत ही बेहतरीन था। अब जब हैवी वेट की बात कर रहे हैं भाई, तो सबसे लेटेस्ट जो हैवी वेट फाइट है उसकी तरफ आ जाते हैं जल्दी से। जॉन जोन्स रिटर्न एंड स्टीपे मियोचिच का करियर हो गया ओवर। मैं देख रहा था अल्टीमेट गाइड टू यूएफसी हमेशा की तरह। मैं क्वेश्चन भी थैंक भेजता यू। हूँ, आप थोड़ी देर पढ़ते हो, फिर आपको थोड़ी देर में समझ में आता है कि किसने भेजा। मैं आपको एक सच्चाई बोलता हूँ, हमारे जो मॉनिटर होते हैं ना,
जी जहां पे क्वेश्चन आता है, हमको खुद को देखना जी पड़ता है कभी कभी, जी 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 स्टूडियो में कैमरा वैमरा है सामने, पर हमको वहां जो लेटर्स है, जब ट्वीट आता है नीचे आता है, तो हमारे जी प्रोड्यूसर हमारे कान में बोलते हैं, और जी ऑलरेडी जी इतना चालू है काम, तो इतना हम्म। चालू रहता है कि मैं याद नहीं, मैं अटेंशन नहीं दे पाता हूँ, तो मैं वहां से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे कान में मेरे प्रोड्यूसर चिल्ला रहे कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ट्वीट सुनो सुनो, पर मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आधा ट्वीट बता रहा है, ओ यस ये सूफियान है, मैं जानता हूँ, हाँ। जब अंशुल और पूजा आए थे तो मैंने भेजा था एक क्वेश्चन उसमें, और उसमें भी मैंने भेजा था लेकिन लिया नहीं ये सोनी वालों ने। शायद से इसमें तो कितने भाई क्वेश्चन भेजे आपको, तूने? मैंने तो एक ही भेजा था इस लेटेस्ट अच्छा। वाले में। उसमें मैंने दो भेजे थे, एक लिया एक लिया था भाई। हम्म। आपने जब प्रिडिक्शन चल रही थी लास्ट टाइम पे आपके शो में, जब बिल्कुल हम लोग जा रहे थे मेन कार्ड की तरफ, तो आपने, सबने, सोमेश भाई ने और बाकी सबने, शाश्वत भाई ने पिक किया जॉन जोन्स, आपने स्टीपे मियोचिच पिक किया है, जबकि आप खुद जॉन जोन्स के फैन हो। तो वो मुझे लगा आप भी जॉन जोन्स बोलोगे, बट आपने स्टीपे मियोचिच क्यों पिक किया था? देखो, क्योंकि स्टीपे के अब आप हाइलाइट्स देखोगे ना, वो काफी जी बेहतरीन हैवीवेट रह चुके हैं, जी काफी बेहतरीन हैवीवेट चुके, और जो मैं याद रख रहा था मेरे दिमाग में, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो लड़े 4 साल पहले, 4 साल जी पहले की बात है, मेरे दिमाग में मुझे लगा कि वो इतना डिटीरियरेट नहीं होंगे, इतना उनके स्किल्स इतने नहीं कम हो जाएंगे, क्योंकि जी जो स्टीपे मियोचिच जब फाइट चालू हुआ, जिस हम्म हिसाब से वो हिल रहे थे, जिस हिसाब से उनका सिर हिल रहा था, उनके रिएक्शंस थे, उनके पंचेस थे, लग ही नहीं रहा था कि वो इतने डोमिनेंट हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। जी लग ही नहीं ना, मैं इंसल्ट नहीं करना चाह रहा हूं किसी को, मैं कभी नहीं करता भी नहीं हूं कभी, पर मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से स्टीपे वो फाइट, शायद से ये फाइट जब 4 साल पहले होता ना, तो ये बहुत अलग फाइट होता। जी मुझे लगा स्टीपी मियोचिच के हाथों में बहुत पावर है, उन्होंने डैनियल कॉर्मियर को नॉकआउट किया था, 2 बार हराया डैनियल जी कॉर्मियर को, जी उसमें जी वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। वो इतने डोमिनेंट हैवीवेट रह चुके हैं, उन्होंने फ्रांसिस नगानो को हराया है, जी उन्होंने एलिस्टर ओवरिम को हराया है, उन्होंने फैब्रिसियो वर्डुम को हराया है। इतना बड़ा करियर और इतना बेहतरीन करियर रखने के बाद, मैं कौन होता हूं उनको डाउट करने के लिए यार? वो एक हैवीवेट चैंपियन, एक हैवीवेट लेजेंड रह चुके हैं। तो मैंने सोचा जरूर ठीक है, जॉन जोन्स ज्यादा जवान है, आई थिंक वो क्या 42 साल के हो गए हैं अभी स्टीपे जी मियोचिच, पर रैंडी कोटोर भी थे 40 के ऊपर जब वो हैवीवेट चैंपियन जीत गए थे, जी हैवीवेट चैंपियनशिप जीत गए थे। तो मेरे कहने का मतलब, कभी कभी फाइटर्स ब्रेक के बाद, 4 साल के बाद, जीएसपी जब जॉर्ज सेंट पेयर वापस आ गए थे माइकल बिस्पिंग से लड़ने के लिए, उन्होंने जी 4 साल का ब्रेक लिया था, और वो वापस आके उन्होंने वो बेल्ट जीत लिया। जी तो मुझे भी लगा कहा ना कहा शायद से स्टीफी मियोचिच भी ये कर सकते हैं, और वो कर सकते थे, पर जिस हिसाब से आई थिंक उनके स्किल्स जो कम हुए हैं ना, हर आदमी, हर एथलीट, हर जगह, जो भी स्पोर्ट देखो आप, जब तेंदुलकर भी एक टाइम पे, एक जमाने में सचिन तेंदुलकर का गार्ड था, जी वो कोई तोड़ भी नहीं सकता था। जी कोई आके, मैंने देखा है फुल स्पीड पे ब्रेट ली और शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर ने उनको पूरे टेक्निक से 4 और 6 मारते हुए देखा है, शेन जी वॉर्न को उड़ाते हुए देखा है। पर जी एक टाइम आता है हर एथलीट के लाइफ में जहां वो स्किल्स कम होते जाते हैं, पर जी स्किल्स वो दिखता है, स्लोली स्लोली स्लोली। बाकी के स्पोर्ट्स में वो स्किल कम होते होते थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है। जी तेंदुलकर को सडनली एक दिन एलबीडब्ल्यू करा दिया, सडनली एक दिन जी वो बोल्ड हो गए, जब जी कभी दुनिया में नहीं इमेजिन कर सकते थे ये हो सकता था कि नहीं। तो पर एमएमए में स्किल्स इतने अच्छे होते और फिर थक तुरंत गिर जाते हैं, जी वो सडन ड्रॉप कोई और स्पोर्ट में नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि शायद से ये स्पोर्ट में बूढ़ा होना सबसे कॉस्टली चीज है। जब तुम्हारा टाइम हो जाता है वो तुरंत गिर जाता है तुम, और वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम कौन थे पहले। एंडरसन सिल्वा के साथ भी हुआ सेम थिंग, जोजे आल्डो के साथ भी हुआ सेम थिंग, स्टीपी मियोचिच के साथ भी हुआ सेम थिंग, कॉनर मैग्रेगर टोनी के साथ भी फर्गसन। हुआ। देखो टोनी फर्गसन का क्या क्या हो, मैं वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स टोनी फर्गसन है, मेरे वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स, क्योंकि जिस जी हिसाब से लड़ते हैं, मैं उनके लॉसेस काउंट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां जी दिल दिल हाथ पे दिल दिखा के लड़ते हैं वो। जी सो जब वो होता है, वो ड्रॉप हो जाता है,
आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. देखो मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ अभी यार, जो मैं कर सकता था मैं नहीं करता हूँ अभी. तभी आपने रात में रिकॉर्डिंग से मना कर दिया. हाँ यार, नहीं होता है मेरे से अभी. अच्छा भाई, अब आपको हैवीवेट डिवीजन का क्या फ्यूचर दिख रहा है? अच्छा, डू यू थिंक जॉन जोन्स इज अवॉइडिंग टॉम एस्पिनल नाउ? पिछली बार हमने ये नहीं क्वेश्चन पूछा था. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आप एनालिसिस देखो कोई भी फाइट का, आप देखो कोई भी फुटेज दोनों के बीच में. जॉन जोन्स एक बहुत ही डेंजरस टेक्नीशियन है, जी बहुत ही डेंजरस टेक्नीशियन है. तो जब वैसा आदमी सामने आके किसी का टेप देखने लग जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जी. आप क्रिकेट की एग्जांपल लो, हम्म, जब बुमराह हम्म. बॉलिंग कर रहे हैं, वो बैट्समैन का हर टेप देखता होगा. जिस जी हिसाब से वो ऑफ कटर खेलेंगे, जिस हिसाब से इन स्विंगर खेलेंगे, जिस हिसाब से वो टेस्ट मैच कैसे खेलेंगे, वनडे कैसे खेलेंगे. तो हर मेजर एथलीट का और हर एक्सपीरियंस्ड एथलीट का एक टेक्निक होता है. देखो जी तुम 20 फाइट के लिए अनडिफीटेड नहीं रह सकते हो बिना जी स्मार्ट होके. जॉन जी जोन्स सबसे स्मार्ट एथलीट है, सबसे डेंजरस एथलीट है और सबसे स्मार्ट एथलीट भी है. आपको जी लगता है जिस आदमी ने इतने डिफेंसेस किए हैं, 2 डिवीजन पे हंगामा रखा दिया है, और हैवीवेट डिवीजन में सबसे 2 बड़े कंटेंडर्स को, 2 लेजेंड कंटेंडर्स को, सिरिल गान तो एक कंटेंडर थे, उनको 2 मिनट के अंदर हरा दिया. स्टीपी मियोचिच को आई थिंक 3 राउंड लेके गए, तीसरे राउंड जी में हरा जी दिया था ना. जी 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 3 राउंड में लेके उनको ब्रेक डाउन डिसमेंटल किया है. आपको लगता नहीं है कि एस्पिनॉल का गेम हमने देखा है, उनके पास बहुत बेहतरीन स्ट्राइकिंग है, वो काफी फास्ट है, पावरफुल है. पर एस्पिनॉल ने फाइट के बाद खुद कहा कि एक चीज वो नहीं देख रहे थे कि वो जॉन जोन्स का स्पीड है. जॉन जोन्स अभी भी एक लाइट हैवीवेट जैसे मूव करते हैं. तो जी. आपको लगता नहीं है कहा ना कहा कि जॉन जोन्स सच में इतने डेंजरस फाइटर होने बावजूद उससे डर रहे हैं या भाग रहे हैं? तो वो फाइट मतलब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे उसकी? बिकॉज बिजनेस नहीं है उसमें यार. देखो मैं उनके जगह में होता, मैं कहता कि यार ठीक है, मैं 37-38 ईयर्स का आदमी हूं, मेरा जी करियर अब भी खत्म होने वाला है. कभी भी जी. एक फाइट में मैक्सिमम 2 फाइट्स, मैं 40 के पहले तो मेरा करियर खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफी कर दिया है. मैं लाइट हैवीवेट टाइटल जीत चुका हूं, उसको काफी बार डिफेंड कर चुका हूं. मैं हैवीवेट टाइटल जीत चुका हूं, उसको भी 2 बार मैं जीत के 1 बार डिफेंड भी किया है मैंने. मुझे और कुछ प्रूव करना बाकी नहीं है लाइफ में. तो मैं एक हंगरी चैलेंजर के साथ क्यों लड़ूं? मैं एक हंगरी चैलेंजर के साथ क्यों लड़ूं यार? मैं उससे अच्छा मैं एक डेंजरस चैलेंजर जो इस्टेब्लिश्ड है एलेक्स पेरेरा के नाम पे, मैं एक्चुअली सेम थिंग जो जॉन जोन्स ने कहा मैं वही बोल रहा हूं आपको. व्हाई वुड आई नॉट फाइट अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा जो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड चैंपियन है. उन्होंने भी कितने टाइटल्स जीते, वो 2 डिवीजन के चैंपियन रह चुके हैं उन्होंने, और उनका तो ऑलरेडी है बैड ब्लड होगा पहले से, क्योंकि ग्लोवर टेशेरा को जॉन जोन्स ने जब हराया 10 साल पहले जी आज, और मैंने एक स्टोरी डाला था कल रात को, एक स्टैटिस्टिक कि ग्लोवर टेशेरा के जो भी अपोनेंट्स है जिन्होंने उनको हराया था, वो एलेक्स ने बदला लिया है एंड ही इज 2-0. यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट किया और जमाल हिल को नॉकआउट किया है, दोनों ने जिसने ग्लोवर टेशेरा को हराया है. तो वो फाइट में आई थिंक लॉट ऑफ फैंस वो फाइट देखना चाहते हैं. देखो बिजनेस वाइज एस्पिनॉल को हराने के बाद जॉन जोन्स को कुछ मिलता नहीं है उस तरफ से, जी. क्योंकि ये एस्पिनॉल के लेगेसी के लिए बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है एस्पिनॉल के लेगेसी के लिए. एस्पिनॉल के करियर के रेज्यूमे में देखेगा, ठीक है आई फॉट जॉन जोन्स और जॉन जोन्स से जीते, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है. जॉन जोन्स को ये लेवल पे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो क्यों करेंगे डेंजरस चैलेंजर के साथ जब वो एस्टैब्लिश डेंजर. एलेक्स पेरेरा डेंजर में कम नहीं है बॉस, बहुत ही डेंजरस चैंपियन है वो. ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फाइटर्स इन द यूएफसी टुडे, और उनका रेज्यूमे दिख रहा है, जिस हिसाब से वो एक पंच से लोगों को सुला रहे हैं जी और जिस हिसाब से वो उनका स्ट्राइकिंग है, उनका मेंटल फाइट आईक्यू है, वो लोग जॉन जोन्स बोल रहे हैं कि यार मुझे हर बार जब वो बाहर जाते हैं, कोई भी फाइटर जाता है ऑक्टागन में, केज में, रिंग में, वो अपनी जिंदगी लगा रहा है लाइन पे, क्योंकि वो एक पंच से डैमेज हो सकता है. एस्पिनॉल बहुत ही डेंजरस फाइटर है, पर बिजनेस वाइज
वो सेंस नहीं करता है बिजनेस सेंस वाइज। आप खुद सोचो, आपको कोई बोलेगा कल 5,000 का टिकट है एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स देखने के लिए, आप जाओगे क्योंकि आप फैन हो, आप जी जाओगे। पर कैजुअल फैन जो है, सच में कैजुअल फैन जो है, आप कल बोलो द डेंजरस एलेक्स परेरा वर्सेस द डेंजरस जॉन जोन्स की फाइट है, जहां उनके बीच में बैड ब्लड है क्योंकि उनके कोच को उन्होंने 10 साल पहले बुरी तरह से हराया था। ये सब होगा, ये सब ड्रामा होगा, यूएफसी का मार्केटिंग मशीन बैठ जाएगा इसमें, जी और आप जानते हो उनकी मार्केटिंग क्या है। तो जी ये फाइट के लिए तो मैं 10,000 रुपए देने तैयार हूं। सो वेयर डज दिस लीव हैवी वेट डिवीजन? मतलब जैसे जॉन डीसी का, जैसे कल मैं देख रहा था, वो आपने देखा नहीं, गुड गाय बैड गाय करके जो हाँ उन्होंने हाँ, अपना एक पॉडकास्ट शो है, हाँ स्टार्ट किया, तो वो हाँ कल मैं देख रहा था चैल सोनन के साथ, तो उन्होंने उसमें यही बोला कि अगर आप एलेक्स से लड़ना चाहते हो, सो दैट मीन्स कि वेकेट करना पड़ेगा आपको हैवी वेट चैंपियनशिप। जरूर जरूर, ऑफ कोर्स। और जॉन जोन्स ने ये खुद कहा है कि वो विकेट करने के लिए तैयार है, उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जीत चुके हैं, डिफेंड कर चुके हैं, खत्म। उनको सिर्फ सुपर फाइट्स करना है अभी, जी। बस। सो अब तो मतलब नेगोशिएशन की जो बात कल निकल करके आई है, ईएसपीएन ने भी डाला, सबने डाला है कि नेगोशिएट कर रहे हैं। डेना वाइट ने तो हाँ बोला था कि जॉन जोन्स जो भी मतलब जीते स्टीपे और जॉन में, उनको एस्पिनल से फाइट करनी चाहिए, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपोर्ट बहुत था एस्पिनल का न्यूयॉर्क में, टॉमी टॉमी करेक्ट। सब चिल्ला रहे थे। सो वो लोग यंग में, देखो मैं तो जो मेरी एज कैटेगरी के बंदे हैं, मैं तो उन्हीं को सपोर्ट करूंगा चाहे वो एस्पिनल हो, चाहे टपोरिया हो अच्छा अच्छा। लेकिन जब जॉन जोन्स की एंट्री हो रही थी फाइट में स्टीपे मियोचिच के साथ, तो वो जब म्यूजिक बजा तो वो सुन के एकदम गूजबम्स हो गए। ऑफ कोर्स, सो मैं तो हम लोग स्टूडियो में तो पागल हो रहे थे। वो मतलब सुन के ही उसमें गूजबम्स हो गए। मैं तो फोन पे देख रहा था, उसी में मजा आ गया। तो अगर उस फाइट के बाद अब अगर एस्पिनल से उनकी फाइट नहीं होती, डू यू थिंक ही विल गो डाउन, एंड वेयर डज दिस लीव द लाइट हैवीवेट डिवीजन? क्योंकि खलील राउटरी वाली फाइट तो आपने देखी थी, काफी लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये तो 20 सेकंड में नहीं चलेगी, 30 सेकंड में नहीं चलेगी, और ऐसा नहीं। एंड मागोमद अनकलाब अपने टाइटल का इंतजार कर रहे हैं कि उनको अपनी हाँ टाइटल फाइट चाहिए। सो कैसे आप देख रहे हो लाइट हैवीवेट? पहले वो खलील राउटरी वाली फाइट अगर आपने किस तरीके से देखी थी, वो तो काफी लंबी चली गई, फिर एलेक्स करेक्ट गॉड मोड में आ गए, आखिरी में उन्होंने कहा अब करेक्ट ये फाइट खत्म करनी पड़ेगी, थोड़ा लाइटली हो गया मामला। करेक्ट। नहीं नहीं, वो मैंने प्रिडिक्ट किया था ऑलरेडी। मैंने काफी, जब लोग बोल रहे थे कि अरे एलेक्स तो उड़ा के जाएंगे, उड़ा के जाएंगे, पहले एक दो जी राउंड, पहले एक राउंड में खत्म कर देंगे, मैंने कहा नहीं, नो। खलील राउंट्री जूनियर का के करियर आप देखोगे ना, खलील राउंट्री जूनियर एक मिड लेवल फाइटर थे, पर जब उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया और वो थाईलैंड चले गए ट्रेन करने के लिए, मैं जानता था उनका स्ट्राइकिंग इतना इंप्रूव हो गया है, उनके स्ट्राइकिंग में दिखता है, और जिस हिसाब से उनका कंट्रोल है, उनका दिमाग जो चलता है, उनका टेम्परेमेंट है, मैं जानता था जो टीम के साथ ट्रेन करते हैं वो, दैट जी टीम इज अ फैंटास्टिक टीम। जॉन वुड का टीम है जो, जी जी और जी वो सेम, आई थिंक मेहराब का भी टीम सेम है, मेहराब का भी टीम सेम ही है। और जिस हिसाब से वो ट्रेन करते हैं, जिस हिसाब से उनका मेंटालिटी है खलील का, और वो काफी काम हो चुके, तो जब वो फाइट आ रहा था, वो स्टेयर डाउन के पहले ही मैं जानता था कि ये फाइट एलेक्स के लिए इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम्म स्ट्राइकिंग वाइज खलील बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर है, बहुत हम्म बेहतरीन, डेंजरस, हार्ड हिटिंग स्ट्राइकर है। पर एलेक्स पेरेरा उनसे थोड़े अच्छे हैं, जरूर उनसे थोड़े अच्छे हैं। ही इज अ मोर सुपीरियर स्ट्राइकर उस हिसाब से। और जी वो फाइट में आप फाइट स्कोर कार्ड देखोगे ना, पहले हम्म 2 राउंड्स इज इन द फेवर ऑफ खलील राउंट्री जूनियर, जी जी पहले दो पहले दो राउंड राउंड। खलील जीते हैं। थर्ड राउंड में जब एलेक्स पेरेरा को थोड़ा सा लगने लग गया कि ठीक है, अभी थोड़ा रेंज पता चल गया है, और उनका जैब चल रहा था, उनकी स्ट्रेटेजी जो थी साउथ पॉ स्टांस में जो खलील तैयार रखे थे, ही वाज रेडी प्रोटेक्टिंग दैट राइट हैंड साइड, जो उनका एलेक्स का फेवरेट लेफ्ट हुक है, उनका डिफेंस उन्होंने बहुत किया। पर खुद ब खुद वो बोल रहे थे बाद में कि हमने तैयारी नहीं की थी उनके जैब के लिए। उन्होंने लगा, हम्म जब जैब एक काफी डेंजरस वेपन होता है बॉक्सिंग में, जी 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 कोई भी जैब नॉर्मली इज अ रेंज फाइंडिंग वेपन, यानी दो अपोनेंट्स के बीच में वो रेंज पकड़ने के लिए जैब रखा करता है, और फिर देन यू लोड अप विथ योर अदर्स कॉम्बिनेशंस, स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट, हुक्स, बॉडी शॉट्स वगैरह वगैरह। तो जैब जिस हिसाब से एलेक्स पेरेरा ने यूटिलाइज किया था,
वो एक बहुत ही डेंजरस टैक्टिक निकला। और बोल रहे थे खलील इंटरव्यू में बोल रहे थे कि वो जैब हर बार जब लग रहा था ऐसे लग रहा था कि थोड़ा लग रहा है, पत्थर लग रहा है हाथ में। और एलेक्स खुद बोल रहे थे कि मेरे उनका वो इतने टफ है कि उसका उनका हाथ दुख रहा था उनको जैब करते करते। और राउंड 4 में आई थिंक एक पॉइंट के बाद जितने भी टफ हो आप ना वो नहीं ले पाओगे। आप एक फाइट देखो, गूगल करो ये फाइट, रॉबी लॉलर वर्सेस रोरी मैकडोनल्ड 2। और रोरी और लॉरी दोनों, उनका शक्ल लाल हो चुका था, पूरा ऑक्टागन खून से भरा हुआ था और वो इतने टफ थे, पर उनका नाक टूट टूट के शैटर हो गया था और एक पॉइंट पे वो नहीं कर पाए। आप खलील राउंट्री और एलेक्स के फाइट में आप वो एक विजुअल देखो जब उन्होंने एक बार नाक पे उनको पंच किया था और ऐसा खून निकला था। जी देखा है। एलेक्स ने इतना बुरी तरह से वो नाक तोड़ा और उसके बाद वो फाइट खत्म होने लग गया, क्योंकि इतना ही पेन ले सकते हो भाई। खलील बहुत ही टफ आदमी है, पर एलेक्स पेरेरा जैसे स्ट्राइकर के सामने बहुत मुश्किल है रहना, बहुत मुश्किल है रहना। एक साल में 3 फाइट कर दी, अगर इस फाइट में डैमेज ना होता तो शायद दिसंबर में फिर आ जाता। नहीं वो डैमेज नहीं था और उन्होंने मैसेज भेजा था चलो कर रहे। आई थिंक 27 अक्टूबर को ही फाइट हुई थी अनकलेव की और उससे अलेक्जेंडर राकिक से। सो आई थिंक थोड़ा टाइम लेके आए तो ज्यादा बेटर है, बाद में ऐसा ना हो कि हमको अच्छी फाइट देखने को ना मिले। बट भाई अगर लाइट हैवी वेट में एलेक्स परेरा एनकेलाव की फाइट होगी, सो आई थिंक जुलाई के आसपास बात चल रही है जॉन जोन्स के वापस आने की। सो विल हैव टू सी कि कितना नेगोशिएशन टॉम एस्पिनल कर पाते हैं उस फाइट के लिए, बिकॉज आई थिंक आई एम अंडरस्टैंडिंग आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप एस्पिनल को हटाओगे तो कल को सरगे आ जाएगा, फिर आपको सरगे से लड़ना पड़ेगा। तो यंग फाइटर्स को हरा के है फायदा क्या? आई मीन सी बहुत है फाइट, पर लेगेसी के हिसाब से देखोगे तो एस्पिनल ने हराया किसको? आई मीन मैं एस्पिनल बहुत ही बेहतरीन हैवीवेट है और अच्छे चैंपियन है। जो सामने देगा, देखो फाइटर की गलती नहीं है, क्योंकि यूएफसी डिसाइड करता है आपको किससे लड़ना है जी। वो बोलेंगे नेक्स्ट है सेर्गे स्पिवाच, बोलेंगे पाव्लोविच है नेक्स्ट, वो बोलेंगे कर्टिस ब्लेड्स है नेक्स्ट, तो वो लड़ेंगे जो सामने है। यू नो ही हैज टू चूज ओनली हु इज इन फ्रंट ऑफ हिम। पर मैं जॉन के पार्ट में समझ सकता हूं कि यार आप अभी तक फुल चैंपियन नहीं बने, आप इंटरिम चैंपियन हो और आपने आपकी बेल्ट को, जो मेरे हिसाब से इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब इंटरिम चैंपियन होता है द मिनट द मेन चैंपियन वॉक्स आउट वो इंटरिम चैंपियनशिप चला जाता है। अभी टेक्निकली ही इज नॉट द इंटरिम चैंपियन एनीमोर, क्योंकि जब जॉन जोन्स वापस आए दैट मींस हैवीवेट चैंपियन डिफेंड हो गया है, तो वापस एक इंटरिम टाइटल क्रिएट करना पड़ेगा अभी यूएफसी को। अनलेस जब तक अभी नेगोशिएशंस के बाद अभी जॉन डिसाइड्स कि यार मुझे नहीं लड़ना हैवीवेट में, आई मीन नहीं लड़ना है एस्पिनॉल से, उनको बेल्ट छोड़ना पड़ेगा और फिर एक नंबर 1 फिर एक टाइटल फाइट वापस बनेगा एस्पिनॉल के साथ। जी इज राइट। मैं जॉन जोन्स की जगह में होता तो इवन आई वुड नॉट फाइट एस्पिनॉल, क्योंकि क्यों लड़ना एक डेंजरस कंटेंडर के साथ? मैं एक एस्टैब्लिश्ड डेंजरस के साथ लड़। इसको अगर एंड करें इस टॉपिक को फाइनली, डू यू थिंक फाइट होगी एस्पिनॉल से कि नहीं होगी? आपका क्या ओपिनियन है, मतलब होगी, आपको लगता क्या है? आई डोंट नो। देखो जॉन जोन्स इज अ बिजनेसमैन और इस वक्त तो वो डॉलर्स और सेंट्स गिनेंगे, तो ऐसा आई थिंक इफ द फाइट पर्स इज गुड और उनके नेगोशिएशंस अच्छे चले तो जॉन जोन्स किसी के साथ भी लड़ेंगे। वो ना ही किसी से डरते हैं, ना ही कभी किसी से डरेंगे। तो ये फाइट कुड हैपन, यू नेवर नो। जिस तरीके से एनगानू और मियोचिच की फाइट, जब एनगानू वर्सेस मियोचिच 1 था तो लोग सोच रहे थे 2 मिनट में एनगानू नॉकआउट कर देगा, यंग है, और फिर मियोचिच ने उसको पूरे 5 राउंड जमीन पे पटक के रखा हुआ था। एंड ये बड़े फाइटर्स गैस आउट हो जाते हैं उसके बाद। सो आई डोंट थिंक इट विल बी एन इजी फाइट, बट मैं तो देखना चाहूंगा एस्पिनॉल वर्सेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपॉर्चुनिटी मिले यंग लड़कों को भाई। हम सब देखो एट द एंड ऑफ द डे एनालिस्ट या पॉडकास्टर हम सब फैंस हैं और फैंस को तो फाइट्स देखने ही है। पर इफ यू आस्क मी टू चूज एस्पिनॉल जोन्स या जोन्स परेरा, मैं जोन्स परेरा देखना चाहूंगा। तो उसके बाद देख लेंगे। जॉन जोन्स नहीं लड़ेंगे भाई, मैं जानता हूँ जॉन जोन्स के शायद से आई थिंक वो अगले साल वो 38 इयर्स हो जाएंगे जी, और वो खुद जानते हैं कि देखो एक पॉइंट के बाद
मुश्किल हो जाता है लड़ना, जी मुश्किल हो जाता है कुछ भी करना। आई थिंक वो खुद जानते हैं कि बस अभी एक बड़ी फाइट करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे और फिर आराम करेंगे। जी। अच्छा, दूसरे फाइटर पे आ जाते हैं जिनके ऊपर डकिंग का इल्जाम लग रहा है आजकल बहुत ज्यादा, मीराब डवालिशविली। डू यू थिंक ही इज डकिंग ओमर नूरमागोमेडोव? क्योंकि अब तो सब बोलने लग रहे हैं, हेनरी सुजुडो ने भी कह दिया, सबने कह दिया कि भाई अब तो ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग जो टीम खबीब के फैंस नहीं भी हैं, कुछ टीम कॉर्नर के फैन हैं, कुछ इधर उधर के फैन हैं, उन लोग ने भी, कल मैं ट्विटर पे देख रहा था कि अब ये ज्यादा हो रहा है, आप पीटर यान को और अब या तो शुगा के साथ दोबारा आप रीमैच मांग रहे हो, और उसके बाद से सैंडगन और उमर नूरमागोमेडोव की फाइट आई थिंक बहुत अच्छी थी जो मैंने देखा था, वो करेक्ट, बहुत क्लोज फाइट बहुत भी थी, अच्छी एंड आई थी। थिंक बहुत ही अच्छी फाइट थी। मुझे तो एक टाइम पे लग रहा था कहीं सैंडगन जीत ना जाए लास्ट में, बट आई थिंक उमर ने उनको थोड़ा ज्यादा प्रेशराइज करके रखा था ग्राउंड पे, बट वो बहुत अच्छा डिफेंस उनका था सैंडगन का, सो बहुत वो बहुत भी एक कंटेंडर है। सो डू यू थिंक कि जो डकिंग के इल्जाम लग रहे हैं वो सही है? देखो, मेरा अभी अभी बेल्ट जीत चुका है, आई थिंक क्या 3 महीने जी भी नहीं हुए हैं, जी और अभी अभी चैंपियन बने हैं, जी और अभी तक वो डक नहीं कर रहे हैं किसी को। यूएफसी का जी काम है बोलना कौन। मेहराब जैसा चैंपियन जब मैं मिला था मेहराब से, वो बहुत ही जी सिंपल हम्बल आदमी है, वो जी किसी को कॉल आउट नहीं करेगा, वो बहुत मस्तीखोर आदमी है। देखो, हम्म, मेरे दिमाग में मैं भी चूज करना चाहूंगा किससे लड़ूं मैं, क्योंकि जी एंड ऑफ द डे ये बिजनेस भी है, जी ये बिजनेस भी है, जो फैंस क्या देखना चाहेंगे। हाँ, मेरे जैसे हार्डकोर फैंस हैं जो बोलेंगे ठीक है, आई वांट टू सी द रियल कंटेंडर, आई वांट टू सी उमर फाइटिंग। पर जी बिजनेस में क्या बोलोगे लोग, पीटर यान जो उनसे पहले हार चुके हैं, उनके जी साथ बैड ब्लड है, और उनका जो अभी परफॉर्मेंस जो हुआ था सामने, क्या था वो परफॉर्मेंस पीटर यान का। पीटर यान फॉट द परफेक्ट फाइट, सारे जी जी 5 राउंड जीत गए वो। और मैं कहूंगा फैन के हिसाब से शुगर शॉन तो अभी अभी हारे हैं, तो शायद जी से शुगर शॉन शुड फेस उमर नूरमागोमेडोव फॉर नंबर 1 जी कंटेंडर फाइट। उमर जी सैंडहेगन से अच्छी तरह से जीते, पर वो उस वक्त टॉप 3 में भी नहीं थे। मैं नहीं बोल रहा हूं जी कि टॉप 3 में होना जरूरी है। जी मैं जी आजकल के जमाने में मैच मेकिंग तो चेंज हो गया है, नंबर 8 हाँ को हाँ नंबर 2 से चांस दे रहे हैं, हाँ, नंबर 11 जी को नंबर 1 से चांस दे रहे हैं, तो इट जी डज नॉट मेक सेंस। उस हिसाब से मैं सिर्फ कहूंगा शायद से उमर को एक और चांस दिया जाए किसी के साथ, और फिर उसके बाद माय फॉर एग्जांपल उमर वर्सेस डेविसन फिगरेडो, क्या फाइट होगा, जी जी सुपर फाइट होगा। फिगरेडो वर्सेस जी उमर नूरमागोमेडोव, और पीटर यान वर्सेस आइदर वी, पीटर यान कैन फेस द चैंपियन डायरेक्टली, नहीं तो शुगर शॉन भी बीच में है। तो अभी देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, वो डिवीजन काफी डीप है। तो जी उमर को टाइम है, सब लोग को देखना है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो फाइट होगा, पर वो फाइट मेरे जी हिसाब से बहुत ही टेक्निकल रेसलिंग फाइट होगा, क्योंकि जी दोनों की गैस टैंक नंबर 1 है, दोनों के हाँ पास कार्डियो है, ना ही कोई जी थकता है वहां वो फाइट में। दोनों की रेसलिंग और ग्रैपलिंग टॉप नॉच नंबर 1 है। इनफैक्ट उमर के पास स्ट्राइकिंग स्किल्स भी अच्छे हैं उनके। जी वो फाइट एक नंबर फाइट होने वाला है, पर आई एम वेटिंग टू सी हु इज द कंटेंडर फॉर नाउ। आई एम वेटिंग टू सी कि शायद से पीटर यान को शॉट मिले, शायद से वीसी उमर वर्सेस शॉन ओमैली, मजा आएगा। यूएफसी नोशे का सेटअप देखा था आपने? कितना खतरनाक था। ओह बाप रे, बहुत ही पहले बेहतरीन था मुझको यार। लगा ग्रीन स्क्रीन है, ये खाली हम ही लोगों को दिख रहा है टीवी नहीं पे। नहीं, बहुत आई थिंक वहां कुछ, आई थिंक देर आर मोर देन, आई थिंक स्पीकर्स तो, आई थिंक कुछ 150,000 स्पीकर्स हैं वहां, और स्क्रीन्स जो बना है ऑलमोस्ट 180 डिग्री व्यू है, जी ऊपर जी 180 जी डिग्री भाई। ऊपर से, बहुत ही ऊपर से बेहतरीन से। जुपिटर आके निकल गया सर के ऊपर से जुपिटर आ रहा है। करेक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल था। इतनी सारी फाइट हो गई है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सी फाइट हाँ, बची। देख नो प्रॉब्लम। नोचे में आई भाई थिंक वो इट वाज वैलेंटिना शेवचेंको का डिफेंस हुआ था वहां। एक 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 फाइट जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो अभी लेटेस्ट फाइट हुई, बिलाल मोहम्मद की फाइट तो कैंसिल हो गई, जो उस टाइम फाइट हुई थी लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद की, वो फाइट को लोग बोल रहे हैं मोस्ट बोरिंग टाइटल फाइट ऑफ द ईयर। सो उसको आप क्या कैसे देखते हो? जो उस टाइम पे बात चल रही थी कि जो कोबी कविंगटन ने भी ट्वीट किया था कि दे कॉल दिस मिक्स मार्शल आर्ट एंड देन वांट टू सी बॉक्सिंग लेकिन फिर था कि डिसीजन मर्चेंट है बिलाल मोहम्मद,
और ये जो फाइट कैंसिल हुई है, इसको आप कितना डिसअपॉइंट हुए? शौकत की जो फाइट बिलाल मोहम्मद के साथ अरे यार, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। शफकत रखमानोफ वर्सेस बिलाल मोहम्मद के लिए तो मैं वेट कर रहा था, और शफकत भी खुद वेट कर रहे थे। और मालूम है, पूरा डिवीजन उससे उनसे नहीं लड़ना चाह रहे हैं। शफकत रखमानोफ ने सबको पूछा, कुमारू उस्मान को पूछा, कोल्बी कविंटन को पूछा, बिलाल को पूछा, लियोन एडवर्ड्स को पूछा, और सिर्फ एंड में इयन गैरी आके उन्होंने कहा कि हाँ मैं लड़ूंगा। आई मीन जैक डेला मैडेलिना ने भी ना बोल दिया वो फाइट के लिए, क्योंकि सब जानते शफकत कौन है। और बिलाल का जो इंजरी हुआ है, लोग बोलते हैं एमएमए फैंस ना सबसे खराब फैंस है ऑनेस्टली। कुछ भी कहेंगे यार। अरे किसी का उंगली टूट जाना बहुत बड़ी बात है फाइटिंग गेम में, बहुत बड़ी बात है। हाथ टूटना, पैर टूटना बहुत बड़ी बात है। तो उनका जो इंजरी है वो तो खुद वो फाइटर है। देखो, वो कहेंगे कि यार मुझे 100% ही जाना है अंदर, और शफकत के सामने तो 100% रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस फाइटर है। पर बिलाल मोहम्मद का जो स्ट्रेटेजी है, जैसे मैं कह रहा था आपको पहले, कौन हारने और जीतने के डर में आज के जमाने के फाइटर्स ने काफी अलग अप्रोच लिया है। काफी फाइटर्स ने एक अलग स्टाइल का अप्रोच चेंज कर दिया है उन्होंने। और कभी कभी एक फाइटर को ना एक अपोनेंट की जरूरत है जो वो खींच के बाहर निकाले। जब आई थिंक आई रिमेम्बर व्हेन इस्लाम माखाचेव जब लड़े डस्टिन पोरियर के साथ, डस्टिन पोरियर जैसा ओपोनेंट उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो खुद थक गए थे, वो राउंड्स भी हारे थे, उनका शक्ल आई थिंक वाज ब्लडीड अप, कट्स वट्स आ गए थे, उन्होंने मार खाया था। पर जिस हिसाब से उन्होंने अंदर से उनका ताकत निकाला, अंदर से उनका स्टाइल और स्किल दिखाया, वो रात को कितने नए फैंस बने। और वो भी अमेरिकन फैंस, और वो भी डस्टिन पोरियर के फैंस। क्योंकि डस्टिन पोरियर ने खुद कहा कि मैंने पूरी जिंदगी लगा के मैं लड़ रहा था वहां। पर जिस हिसाब से इस्लाम माखाचेव को वो अपोनेंट मिला उस रात को, जो उसने इतना पुश किया, इस्लाम माखाचेव को लगा 1-2 बार की शायद से उनको चोट लगी है, खून निकल रहा है, वो चोटिल हो गए हैं। और इवेंचुअली जो अंदर से आके उन्होंने स्किल्स दिखाया वो बहुत ही अलग था। शायद से बिलाल को भी ना एक ऐसा अपोनेंट मिले, और मुझे लग रहा है वो शफकत जैसा अपोनेंट जो है, जो टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाएंगे और वो स्ट्राइकिंग गेम सामने ला पाएंगे। लियोन एडवर्ड्स का फाइट बोरिंग लगा, क्योंकि लियोन एडवर्ड्स वन डायमेंशनल फाइटर है, वो एक स्ट्राइकर है, और उन्होंने ट्रेनिंग सीरियसली नहीं ली थी। काफी लोग बोल रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि लियोन एडवर्ड्स ने ट्रेनिंग सीरियसली नहीं लिया है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था बिकॉज ऑफ द कुमारू उस्मान डिफीट। कुमारू उस्मान भी आपको याद रखना पड़ेगा, सेकंड रीमैच में कुमारू उस्मान का भी उम्र हो चुका है, अभी उनका भी टाइम हो चुका है। उनके नीज के सर्जरी, उनके नीज जो थे पहले वो नहीं है अभी। जब वुडली से जो लड़ते थे वो वाला उस्मान नहीं है। तो आई एम ओनली सेइंग कि जब लियोन एडवर्ड्स लड़े इनके सामने, काफी लोगों को गुस्सा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यार लियोन को क्या हुआ है, वो लड़ क्यों नहीं रहे। वो लियोन की गलती नहीं है, वो बिलाल का बड़ापन है, वो बिलाल का स्ट्रैटेजी है। ठीक है, बिलाल का स्ट्रैटेजी लोगों को पसंद नहीं आया, सेफ स्ट्रैटेजी था। पर आप क्या चाहते हो यार? बिलाल क्या हाथ नीचे रख के सामने स्विंग करना चाहेंगे? उनको भी नॉकआउट नहीं होना है यार, वो अपने स्किल और स्ट्रैटेजी से खेलेंगे ना। तो ये तो बकवास है। बट देखो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, लोग भूल जाते हैं, फैंस भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ बिजनेस, और आप एंटरटेनिंग फाइटर नहीं हो तो आप मेन कार्ड पे नहीं रहोगे। सिंपल। आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लॉट ऑफ पीपल कम एंड टेल मी कि यार अरे यार रेसलिंग ही करते हैं, बोरिंग है। रेसलिंग इज नॉट बोरिंग, एक तरीका होता है रेसलिंग करने का। तुम किसी के सामने ऐसे बैठ के लेटोगे तो फिर ठीक है, वो बोरिंग लगेगा। बिलाल ने कितने मोमेंट से, कितने अपॉर्चुनिटीज थे उनके पास वो फाइट खत्म करने की, पर उन्होंने नहीं किया। अभी उसकी जगह में खबीब होता या इस्लाम होता या चार्ल्स ओलिवेरा होता, आपको लगता नहीं कि वो ऐसे खत्म हो जाता वो फाइट? चार्ल्स ओलिवेरा
हाँ चार्ल्स ओलिवेरा की जो रिटर्न हुई उस पे, और दो बड़ी रिटर्न हमने हाल फिलहाल में देखी। कामरू उस्मान की आप बात कर रहे थे, को कामरू उस्मान लास्ट फॉर्ट खमजात चिमाएब, उसके बाद लास्ट टाइम भी आप गुस्सा हो गए थे जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि खमजात क्या हो रहा है, तो आपने कहा था फैंस पागल हैं उनको क्या पता। जब खमजात का अनफॉर्चुनेटली वो इल हो गए थे और सऊदी से उनका कार्ड से नाम हट गया था करेक्ट और इकराम अलिस्केराव आए थे उनकी जगह पे। करेक्ट। खमजात रिटर्न्स, सबको लग रहा था यार ये कौन सा खमजात है, बड़े बाल किए, चश्मा लगा के मीठे मीठे इंटरव्यू दे रहा है, सबको लग रहा था शायद ऑरा खत्म हो गया है, वो बात नहीं रह गई है। और फर्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड में रॉबर्ट विटेकर को एकदम बच्चों की तरह मारा, जबड़ा दांत तोड़ वात दिया, सब तोड़ दिया, पूरा दांत जबड़ा तोड़ दिया। तोड़ दिया। तो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि मैं, मेरी टीम ने उसको ढूंढने की कोशिश की कि थोड़ी खैरियत वगैरह ले लें उसकी, लेकिन वो मिला ही नहीं हमको बाद में। तो कह रहे नहीं हैं कि नहीं हम लोग के बीच में कोई बैड ब्लड नहीं है, बट वो फाइट में हो जाता है, टूट टाट जाता है। सो वो तो जिस नॉर्मल तरीके है। से वो आए, अटैक उन्होंने किया, सारी गलतफहमी लोगों की दूर हो गई। वेयर डू यू सी खमजात चिमाए? फर्स्ट मैं आपको अब पीछे लेकर के चलूंगा, यही खमजात था, बल्कि इससे भी थोड़ी प्राइम कंडीशन में होगा बीमार होने से पहले। कामरू उस्मान को वो ऐसे नीचे नहीं ले जा पाए थे, पूरी वो फाइट गई और डिसीजन पे खमजात जीते थे, जो लास्ट 2020 में 3 में हुई थी, आई थिंक 3 में, हाँ 3 में। यू नो मैं एक चीज कहूंगा, जी जब भी कोई बड़ा होता है एक उम्र के बाद ना, वो हर 6 महीने में आदमी चेंज होता है। एक आदमी जी हर एक साल में आदमी का सोच बदल जाता है, हर जी 6-7 महीने में हिज पर्सनालिटी का चेंज हो जाता है, इतना भी नहीं पर जी चेंज हो जाता है। जी 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 और जिस हिसाब से वो एक साल में इंजरीज के बाद, पुल आउट करने के बाद, फाइट पुल आउट करने के बाद, जी जिस हिसाब से वो खमजत चिमाएव का वो ग्रोथ हुआ है, वो जो मैच्योरिटी हो गई उनकी, जी वो बहुत ही अच्छा था देखने में। उनके जी वॉकआउट में दिख रहा था, वो पागल जैसे भाग के नहीं आ रहे थे, बच्चे जैसे नहीं भाग के आ रहे थे। जी जी जो जी टाइम पे वो स्मैश किल बोलते थे, वो हम्म, उन्होंने वो और भी डेंजरस हो गए मेरे हिसाब से। क्योंकि जी जब फाइटर्स काम होके लड़ना चालू करते हैं ना, तब उनकी रियल स्किल्स दिखती है। वो जी पागल जैसे केज के सामने भागे नहीं। उन्होंने रॉबर्ट विटेकर को रिस्पेक्ट दिया कि यार जी ठीक है, मैं जानता हूँ ये एक बहुत बेहतरीन चैंपियन है, बेहतरीन चैंपियन रह चुके हैं। अभी अली अस्करॉफ को नॉकआउट करके आए थे रॉबर्ट जी विटेकर, तो वो जी जी कॉन्फिडेंट भी थे और उनकी ट्रेनिंग और प्रेपरेशन भी सही थी। तो जिस हिसाब से वो आके लड़े और जिस हिसाब से उनको डिसमेंटल किया था, मैं डिसमेंटल बोलूंगा। जी बहुत कम फाइटर्स है यूएफसी में जो टैक्टिशियंस है, जी बहुत कम टैक्टिशियंस है, पर जिस हिसाब से वो आराम से उन्होंने वो टेक डाउन लिया, कंट्रोल रखे, जी शांति से काम ट्रांजिशन करने लगे, जी फ्रंट टू बैक। रॉबर्ट विटेकर ने बहुत हम्म, कोशिश किया डिफेंड करने का, पर एंड ऑफ द डे जब वो चोक का अपॉर्चुनिटी, वो इनफैक्ट क्रैंक का अपॉर्चुनिटी मिला था, चोक के लिए जी जा जी रहे जी थे, पर जी उनका जी जी हाथ यहाँ लग गया था और इतना जोर से स्क्वीज किया था कि उनके दांत थोड़े पीछे अंदर चले गए थे, स्क्वीज हो हम्म गए थे ऐसे ये 3 दांत। और हम्म, आई कांट इवन इमेजिन वो पेन क्या हुआ होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने टैप किया इतना जल्दी, इतना जल्दी क्रैक हुआ था। जो रोगन सरप्राइज हो गया था कि क्या हो गया, इतनी जल्दी कैसे करेक्ट टाइप हो गया। करेक्ट, जो रोगन सरप्राइज, सब सरप्राइज हुए थे क्या हुआ जी एकदम। तो जिस हिसाब से उसमें ही है, उसमें उसके बाद जो लोगों ने देखा कि वो अभी एक काम, इंटेलिजेंट और अभी भी बहुत डेंजरस फाइटर है, वो जी तो अभी वो डिवीजन को पूरा नोटिस पे रख दिया है भाई। अब सब याद, अभी देखो खमजत चिमाएव मिडिल वेट में आ गए हैं, उनका बीमारी का प्रॉब्लम सब चला गया है, उनके वेट जी के इश्यूज सब चले गए, उनका जी वेट परफेक्ट था, उनका हेल्थ परफेक्ट है, और मोस्टली जी उसका उनका मन सही है। जी और जब एक डेंजरस टेक्नीशियन फाइटर का मन सही हो जाए ना, तो वो और भी डेंजरस हो जाते हैं। देखो जॉन जोन्स काम, एलेक्स पेरेरा काम, चार्ल्स ओलिवेरा काम, इस्लाम मकाचेव काम, खबीब काम, और अभी खमजत भी काम हो गए। ड्रेकस डुप्लेसी और इजराइल अदेसानिया की फाइट हुई थी जिसमें उन्होंने टैप करवाया इजराइल अदेसानिया हाँ से। नाउ इजराइल अदेसानिया की शायद नेगोशिएशन चल रहे हैं, कुछ अपडेट आई है कि फाइट हो सकती है। मैं फाइटर का नाम भूल रहा हूँ किसके साथ फाइट की बात निकल के आई है। सो मिडिल वेट डिवीजन को आप देख रहे हो, वहां पे स्ट्रिकलैंड है हु इज वांटिंग हिज रीमैच फॉर द टाइटल विद ड्रेकस। वो आई थिंक ड्रेकस नेक्स्ट मैच है, बट आई थिंक वो प्लान हो रहा है। आई थिंक इट्स मोस्ट लाइकली स्ट्रिकलैंड, बट स्ट्रिकलैंड और कोस्टा की फाइट जो हुई थी बीच में,
जी उस हिसाब से आई डोंट नो, स्ट्रिकलैंड भी थोड़ा सा अभी डिफेंसिव ज्यादा फाइटर हो गए हैं, जी ज्यादा डिफेंसिव फाइटर हो गए। आई थिंक कोस्टा कोस्टा तो अभी कंटेंडर नहीं है वो फाइट के लिए। नहीं नहीं और इजराइल अदसानिया अभी आई थिंक उनकी हार दूसरी के गए फाइट हैं हार अपनी चुके फाइट। हैं, दूसरी जी फाइट हार चुके हैं अभी। जी और आई थिंक डीडीपी वर्सेस इजी तो अभी नहीं होगा वापस, रीमैच तो जरूर नहीं होगा क्योंकि वो फिनिश हुआ है। वो मिडिल वेट पिक्चर थोड़ा डीडीपी इज सा ओपन टू फाइटिंग खमजात। वो तो काफी कॉल आउट भी कर रहा है ट्विटर पे कि मैं खमजात से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और नहीं, वो मैंने भी बिल्कुल बॉडी नहीं। बना के रखी। सो आपको लगता है कि ये फाइट स्ट्रिकलैंड की फाइट से पहले हो सकती है, डीडीपी और खमजात की? आई थिंक हो सकता है जरूर, उसमें कोई डिपेंड्स ऑन द यूएफसी, डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडी। शायद से जी शायद से यूएफसी सोचेंगे कि यार ठीक है, नंबर 1 कंटेंडर के लिए स्ट्रिकलैंड वर्सेस इजी कर सकते हैं जी और खमसत को सामने डाल सकते हैं। नहीं तो इट कैन बी स्ट्रिकलैंड वर्सेस डीडीपी फॉर द रीमैच फॉर द जी टाइटल, और फिर खमसत वर्सेस इजी कर सकते हैं। वो जी भी अच्छा फाइट होगा, बहुत अच्छा फाइट होगा मेरे हिसाब से, जी क्योंकि वो स्टाइल बहुत अलग है। पर मैं डरता हूँ इजी के ग्रैपलिंग के बारे में, क्योंकि डीडीपी आके उन डीडीपी ने उनको टेक डाउन करके चोक किया तो फिर खमजत क्या करेंगे? अब थोड़ा सा वेट क्लास में नीचे चलेंगे भाई, इलिया टुपोरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे जो फाइट अरे हुई। यार, दिल मत दुखा यार, मेरा दिल टूट गया वो फाइट में। आप हॉलोवे की तरफ से देखे? क्योंकि मैं हॉलोवी को आई थिंक स्टार्ट से बचपन से देखते आया हूँ। जब अल्टीमेट जी फाइटर की शुरुआत हुई और जब जी हॉलोवे जी एक बहुत बच्चे थे, तब तब से जी देखते आए और तब से मैं फैन हूँ हॉलोवे का। और बट जब आई थिंक इलिया टुपोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फाइटर। वो रेसलिंग में भी आपके साथ कॉम्पीट कर वो सकते एक्चुअली हैं वो एंड हिज रेसलर है, यू नो जी ही इज अ रेसलर, वो एक्चुअली जी रेसलर है। वो जी बॉक्सर है नहीं, वो रेसलर है। और वो बॉक्सिंग सीखे और उनके उनकी बॉक्सिंग इतनी अच्छी हो गई है, जी स्किल्स हैव गॉन अप। पर मैं एक जी चीज कहूंगा, जो लोग मेरे साथ अग्री करे या ना करे, आई एम नॉट जी टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम इलिया टुपुरिया। इलिया टुपुरिया बहुत ही डेंजरस बेहतरीन फाइटर है और मैं जरूर उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं कि वो फाइट जीते। पर पर मैक्स हॉलोवे वो फेदरवेट डिवीजन में काफी टाइम से अच्छे नहीं लग रहे। जी वर्सेस हिज लास्ट फाइट वर्सेस आई थिंक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जब जी उन्होंने जी बेल्ट वेलकम। डिफेंड किया था, ही डिडंट लुक गुड, क्योंकि वो वेट कट से बहुत पतले लग रहे थे। जी और जो वेट पे वो जस्टिन गेची के साथ लड़े, बहुत अलग दिख रहे थे। जी जस्टिन गेची के सामने अच्छे हट्टे कट्टे दिख रहे थे। और वापस वो वेट कट, अभी देखो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने बोला मुझे चैलेंज करना है फेदरवेट बेल्ट के लिए, वो नीचे जाके उन्होंने वेट कट किया। पर आई एम टेलिंग यू, और ये सच्चाई की बात है, ये उम्र की चीज है ये, और एक टाइम के बाद वो वेट काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे खबीब भी कहते हैं कभी कभी, वो उनका उनका फाइट का प्रॉब्लम नहीं था, फाइट तो वो किसी जी के साथ भी कहा भी करेंगे, वो जी लाइट वेट पहुंचना मुश्किल है। 155 जी पाउंड का मार्क पहुंचना जी मुश्किल जी है, और उसमें जी तकलीफ है। और आप जी देखो, इस्लाम मकाचेव भी खुश है ऊपर जाने के लिए। जी आप वेल्टर वेट है। हाँ। आपको नहीं लगता इस्लाम वर्सेस बिलाल एक अच्छा फाइट होगा? जी 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 मैं क्या एक्चुअली उस पर फाइट आने होगा वाला था भाई! कि क्या आपको लगता है कि ये जो टीम खबीब है, दे सम पीपल कॉल देम वेट बुलीज, कि ये हैं सब वेल्टर वेट और मिडिल वेट के फाइटर्स बट ये कंपीट लाइट वेट में करते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इलिया टुपोरिया वाज लुकिंग बिगर देन मैक्स हॉलोवे। वो एक लाइट वेट की तरह लड़ रहा था। मैं करेक्ट। तो देखना चाहूंगा इलिया टुपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर इस्लाम रिटायर्स, क्योंकि 1-2 साल में उनका भी रिटायरमेंट का प्लान बन रहा है। वो बोल भी चुके हैं कि नहीं मैं नहीं नहीं, इस्लाम 34। मकाचेव को नहीं, रिटायर नहीं करना चाहिए इतना जल्दी। 34 क्या करेगा रिटायर करके इतना जल्दी? क्योंकि यही आपने प्रॉब्लम पता है नहीं मेरे वो में यार, हमेशा रिटायर करते जल्दी। आपने पता नहीं वो पॉडकास्ट देखा था कि नहीं, जिसमें उमर नुरमागोमेडो आए थे कामारू उस्मान के पॉडकास्ट पे। तो कामारू उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोगों का क्या प्लान है, और खबीब भी बोल चुके हैं जो बेलेटोर में फाइट होने वाली है उस्मान नुरमागोमेडो की लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए, कि उस्मान भी तरक्की तब करेंगे जब इस्लाम विल हैंग हिज बूट्स। ये उमर नुरमागोमेडो ने भी बोला था कि हमारे कैंप का रूल है कि 34 के आसपास आपको अपने हैंग बूट्स अपने हैंग कर देने, ग्लव्स उतार देने, एंड देन द नेक्स्ट जेन विल कम इन। सो आई करेक्ट, थिंक उसके इस्लाम बाद इज अगले टर्निंग जनरेशन को चांस 33। देना है।
इस्लाम कैन उन्होंने कहा कि हम डैमेज नहीं लेना चाहते हैं फालतू का, और हम यहाँ पैसे के लिए हैं नहीं जो हम लंबे टाइम तक लड़ेंगे. सो ये मैंने जब सुना तो आई वाज लाइक कि तब तो कम टाइम रह गया भैया, जल्दी जल्दी से अरमान सुरकियान वाली फाइट कराओ, जीते हारे, एंड देन आई वांट टू आई सी थिंक वो फिक्स टोपुरिया हो गया है वर्सेस ना, आई मखाचेव. थिंक अरमान फिक्स हो गया आई है ना। थिंक आई थिंक अगर कोई इंजरी का कंसर्न नहीं हुआ तो आई थिंक फरवरी में हमको दिख सकता है वो, जिसमें अंशुल जुबली फाइट करने वाले हैं. करेक्ट, UFC 312 आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, 312 ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में उनका 12 तो फरवरी अपोनेंट सेट हुआ है और उनका भी एक टफ अपोनेंट है अंशुल का। ही इज 7-0 और डेना वाइट कंटेंडर सीरीज का ग्रेजुएट है, जी तो उनको एक टफ चैलेंज है, पर अंशुल बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। और अंशुल और मैं तो जब स्टूडियो के पहले हम मस्ती कर रहे थे, उन्होंने मैं ऑलमोस्ट मेरा घुटना तोड़ दिया यार। हम लोग खेल रहे थे, हम लोग रेसलिंग खेल रहे थे और उसने एकदम मेरा पैर खींचा और मैंने देखा नहीं ठीक तरह से और मैं खींच लिया, मेरा पैर मुड़ गया एक तरीके से एक तरफ। मैंने बोला यार भाई तू 26 साल का है, मैं 40 साल का हूँ, मत करिए मस्ती मेरे साथ। पर ये नॉर्मल है, फाइट बिजनेस में होना, ये सब मार खेल तो होना ही है। तुझे भी अभी पकड़ के चोक करेंगे अगली बार, टेंशन मत ले। हम सब साथ में हैं। जनवरी में MFN जब होगा तब करेंगे, आपका तुम्हारा कर लेंगे हम लोग, टेंशन मत ले। अच्छा भाई, जो अर्जुन जुबली पर आ गया टॉपिक तो जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर इस्लाम मखाचेव पे करके UFC वाइंड अप करेंगे. अंशुल जुबली की जो फाइट होने वाली है, आई थिंक लास्ट जब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे जून के एंड में, आई थिंक इस्लाम मखाचेव की फाइट के बाद हम लोग ने किया था, तब आपने बोला था कि मे बी विल सी हिम एट द एंड ऑफ द ईयर. सो उनकी इंजरी से काफी परेशान रहे पिछले 1-1.5 साल में, उन्होंने बोला. फिर उनकी नोज की भी परेशानी रही. सो नाउ आप उनसे मिले हो, पर्सनली मिले हो, हाउ इज ही शेपिंग अप फॉर दैट फाइट जो आने वाली है 12 फरवरी को? उसके अपोनेंट का नाम बहुत, प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ है इसकी, लिखन करके कुछ. नो आई नो, वो याद नहीं, मैं मालूम है पर मुझे याद नहीं। अंशुल के जो इंजरीज थे वो एक्चुअली स्मार्ट तरीके से उन्होंने काम किया है, क्योंकि काफी फाइटर्स लड़ते हैं एक टाइम पे फटफट से और फाइट्स ले लेते हैं कि यार ठीक है चलो चांस मिला है लड़ेंगे, और शायद से वो जीतते हैं शायद से हारते हैं। अंशुल एक टेक्नीशियन फाइटर है, टेक्निकली बहुत सोच के लड़ते हैं, और उनकी स्टाइल जो देखे, फाइटिंग की स्टाइल देखो, वो एक बहुत एक्सपीरियंस फाइटर नहीं है, पर वो एक्सपीरियंस फाइटर जैसे लड़ते हैं, उनकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी है। तो जो भी इंजरीज थे उनके माइक ब्रीडन के अगेंस्ट, वो कैंप में जाने में, नॉर्मली फाइटर्स खुश रहेंगे जब वो 70% घुसेंगे फाइट में, कोई 100% जाता नहीं है, क्योंकि इंजरीज होते हैं सबको। तो जो ने सोचा कि यार ठीक है, उनकी आज शादी हो रही है टेक्निकली, बाय द वे उन्होंने इनवाइट किया था आज उनकी शादी है, तो शादी मुबारक हो अंशुल। आज उनकी शादी, और आई थिंक मैं अब 3-4 हफ्ते पहले उनसे मिला था। टेलिंग मी कि इज लाइक अभी मैं तैयार हूँ, माय कार्डियो इज इन प्लेस, माय ट्रेनिंग अभी शुरुआत होगी कैंप, क्योंकि फरवरी है ना, तो दिसंबर जैन फेब करेक्ट 3 महीना he'll be ready for camp. चले जाएंगे अभी, आई थिंक दिसंबर में चले जाएंगे वापस कैंप, और वो तैयार रहेंगे भाई। आई एम रेडी। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, यू नो, काफी लोग बोलते हैं यार कि यार एक अनडिफीटेड फाइटर से लड़ना मुश्किल होता है, ऐसे नहीं। देखो अंशुल में बहुत दम है, हाँ बोलना ऐसा 7-0 फाइटर के अगेंस्ट बहुत बड़ी बात है, एंड दैट टू वो फाइटर ऑस्ट्रेलियन है और वो अपने होम टाउन में लड़ रहा है, तो एक टाउन फील्ड एडवांटेज भी होता है। बट आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तो राइवलरी है भी हर फील्ड में। इंडिया तो तोड़ रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारा टीम क्या है यार, बेहतरीन हो गया है। पाउंड फॉर पाउंड तो इंडिया का टीम ही है अभी सही बात की नहीं, पाउंड फॉर पाउंड टीम तो इंडिया ही है। पाउंड फॉर पाउंड टीम, इतना टैलेंट है कि 2-3 टीमें बनाकर भेज देते हैं। नहीं वो है प्लेयर ये नहीं है तो कोई और है, ये नहीं तो कोई, सब सुपरस्टार्स ही है। भाई अंशुल की भी पहली प्रो करियर की उनकी फर्स्ट लॉस थी अगेंस्ट माइक ब्रीडन। सो और उसके बाद वो जो उनका ओपोनेंट है वो बोल रहा है ही डजंट लाइक टू गेट बार्क। सो वो अब लेके आ रहा है अपना, मेंटल गेम्स भी उसने स्टार्ट कर दिया, प्लस वो ऑस्ट्रेलियन है जैसे आपने बोला, अपनी जगह पे लड़ रहा है। सो आई डोंट थिंक इट विल बी एन इजी फाइट, बट आई थिंक अंशुल शुड पुल ऑफ दिस टाइम। डोंट यू थिंक? इट्स MMA, आई डोंट नो, बट इफ एनीथिंग मैं कहूंगा कि अंशुल इज अ वेरी इंटेलिजेंट फाइटर, और वो अपने मिस्टेक्स से सीखेगा। जो फाइटर अपने मिस्टेक से नहीं सीखता है उनका करियर तो खत्म ही हो जाएगा। एंड अंशुल इज स्मार्ट, ही इज टेकन केयर ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उनकी सर्जरी हो गई है, उनके इंजरीज ठीक हो गए। I don't see an issue with his performance. He's going to fight very well. Mike Breeden के अगेंस्ट भी वो 2.5 राउंड जीत रहे थे। में आके उन्होंने चलो कहा कि चलो मैक्स हॉलोवे स्टाइल लड़ेंगे सामने,
और माइक हाँ ब्रीडन भी लोग भूल जाते हैं कि ये जो काफी ये ओल्ड फाइटर्स है, काफी वेटरन्स है, वेटरन जी फाइटर्स, वो भी जी जानते जी हैं कि यार एक यंग फाइटर को कैसा उंगली करना, कैसा खींचना, जोन में कैसा खींचना, जी तो वो भी जानते हैं. तो आई थिंक अंशुल विल mature, he will become a smarter, he has become a smarter fighter, he's training जी better. एंड आई थिंक ही, जो लोगों को लग रहा है कि ये 7-0 फाइटर है, डेना वाइट जी कंटेंडर सीरीज जीत चुके हैं, वो जी तैयार हैं. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में वो एक शॉक करके जाएंगे. अंशुल जुबली विल जी शॉक द क्राउड इन ऑस्ट्रेलिया. लेट्स होप सो. अच्छा भाई, अब ये लास्ट जो यूएफसी को लेकर के था हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, जब हम लोग अंशुल की तरफ डाइवर्ट कर गए, इलिया टुपोरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव या इस्लाम मखाचेव वर्सेस शौकत रखमनाव इन द वेल्टरवेट डिवीजन, आप क्या प्रेफर करोगे? तो आप बोल रहे हो कि शफकत ऑलरेडी बेल्ट जीत जाएगा उस वक्त की क्या? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल थिंक कि वो जीत ही आई जाएगा. बिलाल के आगे तो वो वैसे भी फेवरेट था ही, शौकत व्हेन फाइटिंग अगेंस्ट बिलाल. डोंट यू थिंक? आई थिंक सो, बिकॉज जो स्टाइल है शफकत का वो बहुत अलग है, वो बहुत जी एक्साइटिंग स्टाइल है. उनके पास ग्रैपलिंग है, उनके पास स्ट्राइकिंग है, उनके पास मुई थाई जी है, और उनके जी पास टफनेस है. और जी जेफ नील के सामने जब वो लड़े, कितने शॉट्स खाए शफकत ने, पर वो खड़े थे वही जगह पे. उनके पास डिफेंस है, ऑफेंस है, सब कुछ है. एंड आई थिंक बेलाल के सामने वो बहुत बेहतरीन फाइट होगा, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था पहले, समटाइम्स यू नीड अ कंटेंडर जो किसी को इतना धक्का मारे कि वो अपना अपन से फाइट निकाले. जस्ट द फर्स्ट थिंग, लाइक डस्टिन पोरियर ने जितना धक्का मारा इस्लाम माखाचेव को, उसी तरफ आई थिंक शफकत इज द काइंड ऑफ फाइटर हु विल पुश बेलाल टू फाइट. और फिर पता चल जाएगा क्या है कोई, तब पता चल जाता है कि यार तुम क्या करो, तुम मुझे टेक डाउन नहीं कर पाओगे तो फिर क्या गेम प्लान है, बोलो तुम कैसे एडजस्ट करोगे. क्योंकि शफकत तो ऑफेंस लाएगा ही सामने, उनके पास स्ट्राइकिंग भी है, ग्रैपलिंग भी है, और सबमिशंस भी काफी है उनके पास. जमीन पे बेलाल को देखा नहीं है किसी को, पर बेलाल भी आई थिंक दागिस्तान में ट्रेन करके आए हैं, तो जी. उनको भी है एक्सपीरियंस, उनको भी, उनकी रेसलिंग भी बहुत बेहतरीन हो चुकी है. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. बट इयान गेरी पहले ना रोक दे हाँ, उसको. सॉरी सॉरी, मैं आंसर सॉरी मैं भूल गया. आई थिंक इलिया टुपोरिया वर्सेस इस्लाम माखाचेव विल लुक थोड़ा सिमिलर, जैसा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस्लाम माखाचेव से लड़े. मुझे लग रहा है वो थोड़ा जी सिमिलैरिटी वहां हो जाएगा, जी क्योंकि जितना भी है पावर उन्होंने में उनमें, आपको याद रखना पड़ेगा कि लाइट वेट में जब इस्लाम माखाचेव फाइट नाइट बाहर आते हैं ना, आई गारंटी यू वो 170 पाउंड्स के ऊपर है. इलिया टुपोरिया माइट बी 155 पाउंड्स या 160 जी पाउंड्स, बट इस्लाम जी माखाचेव एटलीस्ट 175 पाउंड्स है वो रात को. तो जो वेट होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो अलग हो जाएगा वो दिन. सो आई थिंक स्किल वाइज आई रादर सी इस्लाम माखाचेव अपने वेट क्लास में, जो वेल्टरवेट में जाके लड़े, जी वहां मजा आएगा. शफकत वर्सेस इस्लाम विल बी अ ग्रेट सुपर फाइट अकॉर्डिंग टू मी. जी. सो आपने मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया कि वेट बुलिंग हो रही है थोड़ी. वेट बुलिंग नहीं है, देखो जब तक रूल है तो रूल अपने फेवर में करो ना, क्यों है उसमें क्या गलती है. मिलियंस ऑफ अमेरिकन फाइटर्स, जब एक टाइम पे एक आई थिंक एंथनी रंबल जॉनसन, उनको गूगल जी करो, एक जी. टाइम पे वो वेल्टरवेट पे लड़ते थे, वो 220 पाउंड से 170 तक काटते थे. सोचो, 220 से 170, और वो एलेक्स पेरेरा से बड़े हैं साइज में, 6 फुट 3 ऐसे बड़े हैं. एक टाइम के बाद वो तो हैवीवेट बनाना मुश्किल देख रहे थे. सो माय कहने का मतलब है, जब तक रूल्स अलाउड है, तो क्यों नहीं यूज करो यार, क्यों नहीं यूज द रूल्स टू योर एडवांटेज. अभी जब एमएफएन में हम लोग मिले, उसके बाद जब मैं वापस घर आया, तो मैंने पूरा एमएफएन अपने लैपटॉप पे फिर से रिवाइंड करके देखा कि कमेंट्री सुनी जाए, आप लोग से कुछ सीखा जाए किसका है क्या है. तो आप और राहुल भाई बात कर रहे थे जब फाइट हो रही थी दिगंबर सिंह रावत वर्सेस वो जो नया एक फाइटर आया था जो डेब्यू कर रहे थे अपना, अब्दुल कहाफ. हाँ करेक्ट अब्दुल कहाफ, और जो नॉकआउट हुए थे आप लोग के बिल्कुल सामने केज पे. करेक्ट, वो नी लगा था उसको, दिगंबर को नी जी लग जी गया था. जी नो नो सॉरी, जी. दिगंबर ने उसको नॉकआउट किया था हाँ दिगंबर ने. एल्बो से, आई रिमेम्बर. हाँ हाँ. सो वहां पर मैं कमेंट्री सुन रहा था, आपने बोला कि आई एम 6 फुट 300 kgs बट दीज गाइस स्टिल लुक वे बिगर देन मी एंड दे आर फाइटिंग इन लाइट वेट. देखो हमारे बंदे भी ना, वो वॉरियर स्कोप वाले ना सीख गए अभी, उन्होंने भी वेट कटिंग सीख दिया है. आई थिंक वो दागिस्तान फाइटर्स को देख देख के उनका भी स्किल, दो जो कैंप्स हमारे देश में है ना,
जैसे वॉरियर्स कोव कैंप, मुझे वो ही जी। याद आ रहा है, क्योंकि काफी फाइटर्स वो रात को सब लोग बोल रहे थे कि आई थिंक इट वाज टीम का, आई थिंक बाली, कोच माइक के कैंप वर्सेस वॉरियर्स कोव के कैंप चालू था जी वो, जी जी और जी जी उनका झगड़ा चालू था, और वॉरियर्स कोव वाले सब जीत लिए, उन्होंने जी सब के सब फाइट्स जीती थे वो रात को। एंड आई रिमेम्बर, मैं देख रहा था, मैं फाइट में कह रहा था कि आई सॉ ऑल द हेवी वेट्स, शामानंद भी, आई सेड वो लाइट हेवी वेट दिखता है, पर वो वेट कैसे काट रहा है वेल्टर वेट, ये लोग कर कैसे रहे ये लोग वेट कट्स, फेदर वेट में शामानंद तो फेदर वेट में थे। लो और भी ज्यादा फेदर वेट दिखता तो है मिडिल वेट, दिगंबर तो मेरे हाइट का और मेरे साइज का आदमी है, जी तो शायद से मैं भी काट सकता हूँ वेल्टर वेट। वेल्टर वेट में। नहीं, मैं एक लेजिटिमेट मिडिल वेट हूँ यार, उससे कम होता ही नहीं है मेरा, सबसे तो पतला, जो सबसे जब मैं पतला था मैं 86 था। तो भाई जो आपने वहां पर बोला था कि दीज गाइस, तो वो मतलब बट कोई कोई फाइट ऐसी होती है कि आपको सामने देखने में साइज डिफरेंस पता चलता है। जैसे जब लास्ट हम लोग मिले, जब हम लोग फर्स्ट टाइम इन पर्सन मिले थे 14 MFN 14 के टाइम पे, जो हमारा एक को मेन इवेंट था, टाइटल फाइट थी चुंगरिंग कोरेन वर्सेस मोहम्मद फरहाद। यस आई रिमेम्बर। तो वो मतलब मोहम्मद और वो भी फरहाद बैंटम और वेट में था ना, बैंटम वेट हाँ या फेदर में था? बैंटम वेट में था। बैंटम दिस वेट टाइम में था। वो अपना वेट कैटेगरी बढ़ाकर उन्होंने फाइट की फरहाद ने। फरहाद बट मूव बैक टू लास्ट फेदर वेट, क्योंकि वो नेचुरल फेदर वेट है, बैंटम वेट नहीं है वो। बट वो साइज डिफरेंस उसमें मुझे लग रहा था। और अभी जो दिगंबर सिंह रावत वाली फाइट, इस पर आपने खुद ही बोला कि दीज गाइज आर वेल्टर वेट एंड मिडिल वेट फाइटिंग इन लाइट वेट, वो चीज है। और उसके बाद अभी जो यूएफसी में फाइट हुआ, आपने देखा होगा यूएफसी फाइट टाइट में बो निकल एंड क्रेग करके जो फाइटर था पॉल वो, क्रेग हाँ पॉल क्रेग, उसमें कितना उसमें तो ट्रम्प भी परेशान हो गया कि कितने की कैसे फाइट हो रही है। यहाँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है वेट का। उसमें बोला भी फिर जो रोगन ने और उसने डेना वाइट ने कि वो तो प्रेसिडेंट भी बोल रहे थे कि भाई ये तो बहुत अलग फाइट लग रही है, इसने तो वेट का कहाँ से ये मिडिल वेट लग रहा है दूसरा फाइटर। वो निकल वैसे जीत गए वो फाइट, लेकिन जो स्मॉलर फाइटर लग रहे थे। आई मीन यू नो वो तो फाइट आप इस कमी को कैसे देखते हो? मतलब पहले जैसे बॉक्सिंग में एक टाइम पे हुआ करता था सेम डे आप वेन करते थे एंड सेम डे फाइट करते थे। फिर मैंने पढ़ा कि 80s के टाइम पे बहुत हेल्थ इश्यूज आने लगे थे फाइटर्स को, बिकॉज अपनी वेट कैटेगरी से वो नीचे आते थे, डिहाइड्रेटेड फाइट करते थे। सो वहां पर बहुत ज्यादा खतरा रहता था फाइटर्स की हेल्थ को, उनकी लाइफ को। सो डू यू थिंक दिस इज, मतलब कुछ एक इसके बारे में कुछ किया जा सकता है या अब ऐसे ही चलने वाला है? देखो अभी देखो वेट कटिंग मेरे हिसाब से अभी चेंज नहीं होगा, बट जो 1FC करते थे, जो कहते थे कि फाइटर के नॉट कट मोर देन 10% ऑफ देयर बॉडी वेट, ऐसा कोई परसेंटेज होता है, मैं 10% है या कि 15% है, आई डोंट नो। और वो मेजर करते हैं वेट कट में और हाइड्रेशन में, हाइड्रेशन का भी चीज होता है, जितना हाइड्रेशन का लेवल होता है फाइटर में वो भी मेजर करके देखते हैं। तो उनकी वेट कटिंग है इज मोर नेचुरल एंड क्लोजर टू द एक्चुअल वेट ऑफ द फाइटर। जैसे समझो मैं कल लड़ू, मैं अभी मेरा नेचुरल वेट ठीक है अभी आई एम ओवरवेट, पर मैं चलो मैं और 10 किलो कम करने के बाद आई विल बी फिटर से 10-12 किलो जो मेरा नेचुरल वेट है 90 किलोस विच इज लाइट हैवी वेट। मैं वहां वो एरिया में लड़ूंगा, मेरा नेचुरल वेट लाइट हैवी वेट है, और मैं एक दिन मैं सोचूं मैं लाइट हैवी वेट से मैं लाइट वेट पहुंच जाऊं, तो बहुत मुश्किल चीज है मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल चीज है, और काटना भी बहुत मुश्किल है। तो 1FC के हिसाब से वो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज आई कैन नॉट कट मोर देन अ परसेंटेज ऑफ माय वेट। वो 10% है, मैं 90 का तो मैं 9 किलो से ज्यादा नहीं काट सकता हूँ, यानी मैं मैक्स टू मैक्स वेल्टर वेट पहुंच जाऊंगा। वेल्टर वेट इज 82 किलोस, तो मैं मैक्स वेल्टर वेट पहुंच सकता हूँ, पर मैं लाइट वेट पे कभी नहीं जा पाऊंगा, और ये फाइटर के सेफ्टी के लिए रखा है। सो कटिंग अ परसेंटेज ऑफ वेट एंड चेकिंग योर हाइड्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पर जिस हिसाब से कैंप्स अभी इवॉल्व हो चुके हैं और टेक्निक्स भी इवॉल्व हो चुके हैं वेट कटिंग के, जब तक कोई फाइटर गिर नहीं जा रहा है स्केल से, तब तक कमीशन बीच में आके किसी को रुका नहीं सकता है। अभी कल देखा जाए यार, चलो इफ समबडी इज कटिंग अ लॉट ऑफ वेट, आई मीन इमेजिन एलेक्स परेरा 230 पाउंड का आदमी है, वो मिडिल वेट पहुंचते थे, वो मिडिल वेट से चले गए क्योंकि उनको लगा अभी की उम्र हो गया है, मैं अभी नहीं काट सकता, क्योंकि बहुत स्ट्रेन लगता है बॉडी पे, बहुत स्ट्रेन होता है। इसीलिए जॉन जोन्स भी हैवी वेट पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है कि नहीं काटना है वेट यार।
So that's the thing. So it's the weight cutting is a proper science. जी और ये साइंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो जब आप वेट काटते हो या डिवीजन चूज करते हो, एक एडवांटेज रखना तो नॉर्मल है. जी बॉक्सिंग में वेट डिविजन बहुत पास में है, 2-2 किलो का जी फर्क जी है. तो जी 2 किलो जी करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. नहीं इसीलिए नहीं फाइटर्स लाइक मैनी पकेओ 8-8 डिवीजन के फाइटर्स के चैंपियन रह चुके जी हैं. जी पर जी वो भी बहुत बड़ी बात है. 8 डिवीजन के चैंपियन, एक ही चैंपियन रह गए और वो ही है मैनी पकेओ, 8 डिवीजन चैंपियन. तो जब आप बॉक्सिंग में यू कैन मूव अप मिडिल वेट टू सुपर मिडिल वेट में 2-3 किलो का ही फर्क है. जी 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 नॉट लाइक 6-7 किलो डिफरेंस जहां दिख रहा है कि 145 से 155 जाओ. 10 पाउंड का डिफरेंस है, 5-5.5 किलो का फर्क है. जी इट्स डिफरेंस. तो और जब अब मोस्टली जब फाइटर्स काटते दे ऑलवेज कट फ्रॉम 2 डिविजन्स अबव. जी तो मैं 82 का हूं, तो मुझे जी 70 पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होगा. जी सो उस हिसाब से सोच के काटते हैं. सो आपको लगता है कि इसमें आने वाले टाइम में अभी कोई चेंज नहीं होने वाला है यूएफसी में एंड दी नहीं, मुझे लग तो नहीं रहा है, पर हु नोज. आजकल ग्लव्स चेंज हो गए, फिर ग्लव्स पुराने ग्लव्स वापस आ गए. हु नोज, चेंज होगा फिर वापस आ जाता है. क्योंकि वेट कटिंग का हमारे कंट्री में बीच में बहुत सवाल इस पर आया क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज है नहीं. जब ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल की फाइट से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बिकॉज ऑफ द वेट, वो 50 केजी तक नहीं पहुंच पाई. आई थिंक 100 एंड 200 ग्राम से वो रह गई थी. सो वहां से ये चीज लोगों को पता चलने शुरू हुई कि अच्छा एमएमए में तो 1 दिन 1.5 दिन पहले वेट वेइन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर ओलंपिक्स में इस तरीके से होता है. सो उसके बारे में अगर आपका कुछ ओपिनियन हो तो आई लाइक टू शेयर इट विद द ऑडियंस. देखो सी, विनेश फोगत के साथ जो हुआ बुरा है, पर गलती उनकी टीम की है. जी आप ओलंपिक्स में पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है. टू बी अ जी ओलंपिक कैलिबर स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स प्लेयर, बहुत बहुत बड़ी बात है. और उसके लिए तो मैं प्रणाम करता हूं, मैं बाउ डाउन करता हूं. जो भी एथलीट्स ओलंपिक पहुंच जाते हैं, वो है. एथलीट का काम होता है अपना स्पोर्ट देखने का. एथलीट का काम जी होता है अपना स्किल प्रिपेयर करने का. जी एक टीम होता है, कोई भी स्पोर्ट में देखो, आप क्रिकेट टीम में जाओ, वहां 10 कोच है, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, फिजियोथेरेपिस्ट है, हर तरीके के फिजियोथेरेपिस्ट है, हर तरीके के मसाज थेरेपिस्ट है, हर तरीके के डॉक्टर है. ये क्यों जी है? ताकि ये एक प्लेयर को हेल्प कर सके. जी प्लेयर का काम है अपना काम देखने का. तुम खेलो, जी तुम लड़ो, बाकी का हम देखेंगे. जी जो हम बोलेंगे तुम वो खाओ, जो मैं बोलूंगा वो करो. वो जी काम है ये सपोर्ट टीम का. उनके जी सपोर्ट टीम ने उनको एडवाइस, जो जब जानते हैं कि वेट बनाना है, जब जानते हैं कि वेट करना है, जब जानते हैं कि ये ओलंपिक, वो सेमीफाइनल जीत गए, उनको चांस है गोल्ड मेडल जीतने का, तो ये लेवल पे तुम इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हो? ये है मेरे दिमाग में. मैं जी पूरा मानता हूं, मैं विनेश के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा दिल टूटता है, क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटी चली गई, क्योंकि उनकी टीम ने ठीक तरह से प्लान नहीं किया. जी टीम का काम है करना, प्लेयर का काम नहीं है देखना. ये जी प्लेयर का काम नहीं है. और रूल होता है भाई, बोला है कि, और लिखा है रूल्स में कि तुम 0.1 ग्राम से भी नहीं ऊपर हो सकते हो. तो फिर करो ना. तुम एक एथलीट हो, तुम ओलंपिक लेवल एथलीट हो, उतना तो डिसिप्लिन है तुम्हारे में. ये तो आसान जी होना चाहिए आपके और आपकी टीम में. तो और विनेश फोगट जैसे उनकी फैमिली जो है, इतनी डिसिप्लिन फैमिली है. जी रितु फोगत चैंपियन रह चुके हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में लड़े, उनकी जी बहन से. आई एम सेइंग वो डिसिप्लिन जो है ऑलरेडी है उनमें. तो जी फिर इतनी छोटी सी गलती करके इतना बड़ा मौका लूज करना, तो गलती तुम्हारी ही हुई ना फिर. जी और आई थिंक उन्होंने तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली. अदरवाइज आई वाज थिंकिंग कि क्या वो एमएमए में ट्रांजिशन करते तो मजा आता देखने में ऋतु फोगाट की तरह एमएफएन में आ वेट रहे करना मुश्किल है भाई. तो वेट छोड़ दो, कुछ और करो भाई. हैं. अच्छा भाई, अभी जल्दी से एमएफएन की तरफ चलते हैं, फिर शायद आपको निकलना भी है. हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर में. हाँ, तो एमएफएन में जब हम लोग मिले थे, बहुत ही जबरदस्त कार्ड रहा. मेरे ख्याल से सिर्फ एक फाइट डिसीजन पे खत्म हुई थी. मनदीप प्रजापति की. काफी टाइम हो गया. मनदीप हाँ, प्रजापति, मनदीप अरे प्रजापति की. वो एक नंबर, वो एक कैरेक्टर है आदमी, वो मुझे बहुत पसंद है. वो
उन्हीं की फाइट आई थिंक एक डिसीजन पे थी, बाकी सारी फाइट्स इधर सबमिशन और नॉकआउट थी। चाहे आप कंथराज अगासा वर्सेस चोंगरेंग कोरेन जो टाइटल फाइट थी, श्यामानंद वर्सेस राहुल थापा, आई थिंक वो भी डिसीजन पे थी, श्यामानंद वर्सेस श्यामानंद राहुल वर्सेस थापा। राहुल थापा, वो राहुल हाँ, थापा क्योंकि वो राहुल थापा दो की फाइट डिसीजन पे थी। राहुल थापा स्ट्रैटेजी अलग था, उनको कंट्रोल करने का स्ट्रैटेजी था, क्योंकि वो जानते थे कि श्यामानंद काफी जी डेंजरस स्ट्राइकर भी है, जी और जी श्यामानंद वो टेक डाउन के डर में वो नहीं कर पाए, उनका गेम नहीं दिखा पाए। तो जब जी तक आई थिंक उन्होंने चालू किया था काम करने का, जब तक उन्होंने आई थिंक जब तक वो तैयार होके रेडी हो गए, चलो कि नाउ आई हैव टू स्ट्राइक, थर्ड राउंड पहुंचने के बाद वो जानते थे जी कि वो 2 राउंड डाउन है। तो जी थर्ड राउंड में जब वो कोशिश करना, आई थिंक इट वाज टू लेट, बट इट वाज अ गुड जी फाइट नेवरदलेस, क्योंकि राहुल थापा की स्ट्रैटेजी सॉलिड थी। जी। मैंने मैसेज किया था अब्दुल अजीम बदाख्शी को, मैंने कहा, हाँ, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में वो शायद वापस आ गए अपनी इंजरी से थोड़ा रिकवर यस, करके, वो उन्होंने अभी भी रिकवर हो ट्रेनिंग गए स्टार्ट अभी। की। हम्म। तो मैंने उनको मैसेज किया, भाई लड़ रहे हैं M16 में? तो उन्होंने कहा अभी नहीं भाई, अभी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। सो वेयर डू यू सी, क्योंकि देखिए श्यामानंद बैक टू बैक आई थिंक लॉसेस पे आ रहे हैं, वो संजीत बुधवर से टाइटल फाइट में वो हारे थे, उसके बाद राहुल थापा से भी डिसीजन की दोनों फाइट थी, अब्दुल करेक्ट, अजीम बदाख्शी हारे संजीत बुधवर से, और संजीत करेक्ट। भाई भी आई थिंक उनका अभी क्लियर क्लियर है नहीं, जो मैंने देखा ऑनलाइन कि वो लड़ेंगे आने वाले टाइम में, कि ही वांट्स टू गो इंटरनेशनल, आई थिंक जो मैंने सुना था कि वो आई थिंक ही वांट्स टू गो इंटरनेशनल। आई थिंक कोरेन आल्सो वांट्स टू गो इंटरनेशनल नाउ, क्योंकि एक फाइटर की एज का होता है, बहुत कम टाइम होता है उनके पास। आई नो, बट यू नो द प्रॉब्लम इज, और मैं खुल्लम खुल्ला ये कहूंगा, हमारे जी एथलीट्स को ना, देखो बाहर का तोहफा देखने में ना सब लोग को चाहिए, सब लोग को देखना है कि यार मस्त है, जी वहां है, पैसे है, ये वो है वगैरह। जी टेक जी। टाइम, टेक योर टाइम, आराम से जाओ, हम्म क्योंकि हार के आना वापस एक अलग चीज होता है। हम्म। कोई हार के वापस आना नहीं चाहता है। वी वॉन्ट जी यू टू सक्सीड। हम चाहे जी। कि तुम बड़े जाओ, 1FC में लड़ो, जाओ PFL में लड़ो, हम्म, जाओ के ये ब्रेव में लड़ो, जाओ जी कहाँ भी UFC में जाओ, गो रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन योर करियर में। हम चाहे, मैं जानता हूँ चुंगरन कोरेन इतने अच्छे फाइटर है, इतने जी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, पर मैं सिर्फ कहूंगा मुझे एक या दो और बार, एक बार तो जी एटलीस्ट एक और बार तो देखना है केज के अंदर। तुम जी बेल्ट जीत चुके हो अभी कांथरा जगासा से, एक बार डिफेंड करो बेल्ट, और फिर जी अपॉर्चुनिटीज देखना चालू। जी। आई एम सो जस्ट वेयर सेइंग डू यू कि सी? जी जी, कैन बोलिए, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, बोलिए आप अरे मैं बोलिए। बोलिए, चलो अब। अच्छा। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अभी जो MFN का कार्ड था, जब हम लोग ने वीडियो भी की थी, जिसमें आपने बोला था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड जो बहुत लंबे टाइम पे देखा हुआ है। लेजेंड्स कितने थे यार, गोविंद आले थे, एंड जी ऑफ कोर्स माय फेवरेट फाइटर पवन मान सिंह, मेरा भाई जैसा है वो जी पवन मान। जी जी वो तो क्या लड़े यार पवन मान और संदीप भैया। सबसे जी। एंटरटेनिंग फाइट तो वही, जिस हिसाब, हाँ, वो बहुत देखो स्किल स्किल, और वो दोनों का उम्र हो गया है अभी, जी और जी। पवन भाई लाइट वेट पे लड़ते, वो लाइट हेवी वेट पहुंच गए। दोनों, वो कैसे, वो कबीले ने कभी भी कैसे भी वेट काटते हैं, कभी भी कैसे भी तैयार रहते हैं, वो ओल्ड स्कूल फाइटर है, जी। ओल्ड स्कूल फाइटर, पहले पंच करते हैं फिर सोचेंगे क्या होगा। और मुझे हम्म। बहुत पसंद है, मैं उनका करियर कभी देखते आया हूँ, और मैं हमेशा जी कहता हूँ कि पवन मान सिंह जैसे फाइटर अभी रहे नहीं रहे, वो पूरा आई जी। थिंक दुनिया में वो चेंज हो गया है, दुनिया आई थिंक UFC उन्होंने में भी। बॉक्सिंग से स्टार्ट की थी, बॉक्सिंग से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने एक बॉक्सर इंटरव्यू है देखा था ओरिजिनली, उनका। हाँ जी, वो जी बॉक्सर है ओरिजिनली, फॉर बॉक्सिंग से वो उन्होंने रेसलिंग सीखी, रेसलिंग से जी जुजित्सु सीखा, 2 टाइटल जी फाइट्स जीते, वो जी डबल चैंपियन बने SFL के, बहुत बहुत जी साल पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल पहले वो चैंपियन बने थे। उसके बाद उनका चांस आया रोड टू UFC में जाने का। मेरे हिसाब से उनकी करियर बहुत बेहतरीन रह चुकी है, एंड गुड जी। लक टू हिम, वो अभी कोच है। प्लीज पवन भाई, अब मैं आपको देखना चाहता हूँ, पर लड़ो मत यार अभी। आप कोचिंग करो, आप कॉर्नरिंग करो, पर लड़ना मत प्लीज। पर लड़ोगे तो भी तो आपके वेट क्लास में तो लड़ो यार, वेल्टर में लड़ो। ये लाइट हेवीवेट क्या मजाक है। 2-3 वेट क्लास फांद के सीधे लाइट हैवी वेट में। वो अच्छा भाई, काका अगर का आप स्टाइल है। अगले MFN 16 के लिए, नाउ दैट मैंने उनसे बात की अब्दुल भाई से, उन्होंने तो बोला कि शायद उनका पॉसिबल नहीं होगा जनवरी में फाइट ना, अगर जनवरी में इवेंट होता है तो जनवरी या फरवरी जब भी इवेंट हो। पहली बात, आपके पास कुछ आइडिया है कि किस टाइम इवेंट हो सकता है? बिकॉज 31 ऑफ अगस्त को हुआ था इवेंट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट्स बिन 4 months।
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा मैम से बार बार पूछा भी जा रहा था कि मैम फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अभी वी आर स्टिल मैनेजिंग द, आई थिंक द फाइनेंसेस हैज टू बी देयर, क्योंकि आप कितना ही कोई भी एक्सपेक्ट कर स्पोर्ट सकते हो यार, किसी को। कोई भी स्पोर्ट में फाइनेंस की जरूरत बहुत है, सपोर्ट की जरूरत जी बहुत है, स्पॉन्सरशिप की जी जरूरत बहुत है। और जी आयशा मैडम और कृष्णा मैडम, उनकी उनकी जो टीम है, कृष्णा श्रॉफ एंड आयशा श्रॉफ, बहुत मेहनत से, बहुत दिलचस्पी से काम कर रहे हैं, बहुत जी पेशेंटली काम कर रहे हैं। और जो भी जी कर रहे हैं ना, वो अपने पैसे से कर रहे हैं। वो लोगों को याद जी रखना चाहिए। 15 इवेंट्स डाले उन्होंने सामने, जी अपने खुद के पैसे से 15 इवेंट्स किए हैं उनके। ना ही उन्होंने किसी से पैसा लेकर किया है काम, अपने खुद की फैमिली का पैसा डाला है। तो इट्स अ वेरी बिग डील। पर स्पॉन्सर्स को अभी इस वक्त सामने आना चाहिए। 15 जी इवेंट का है ऑलरेडी, हॉटस्टार पे टीआरपी इतना हाई है वो इवेंट का, जी देख के जी तो स्पॉन्सरशिप होना ही चाहिए। और वो हो जाएगा, थोड़ा वक्त का टाइम है, क्योंकि अभी एमएमए इतना ग्रो हो रहा है वो स्पोर्ट। जी आप जानते नहीं हो, काफी लोग जिससे भी मैं मिलता हूँ ना, लॉट ऑफ गाइज ना, जैसे अरे ब्रो मैंने यूएफसी देखा, मैंने ये देखा वो देखा, सब जानते हैं एमएमए, सब जानते हैं। जी बस लोगों को दिखाना है। और फ्रीक्वेंसी, जैसे तूने कहा, फ्रीक्वेंसी की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एमएफएन नीड्स टू हैपन मोर ऑफन। पर जैसे भी चल रहा है, एटलीस्ट चल तो रहा है। एटलीस्ट एक जी इवेंट है, एक ऑफिशियल जी लेजिटिमेट टेलीवाइज्ड हाई लेवल इंटरनेशनल स्केल इवेंट है जो मैट्रिक्स फाइट जी नाइट, एटलीस्ट चल तो रहा है। जी। सो डू यू थिंक कि जनवरी में हमको मिलेगा देखने को, हम लोग फिर मिलेंगे आई एक डोंट नो, बार? अभी मैडम से मैंने 2 दिन पहले बात की थी। सो देखेंगे, अभी वो फाइनलाइज कर रहे हैं वो डेट। आई थिंक अगले हफ्ते तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक एक डेट रिलीज होगा। अच्छा। आई सो थिंक भाई, जैन अगर एंड, शायद से, मे बी। अगर आप कोई मैसेज देना चाहो आयशा मैम को, कृष्णा श्रॉफ मैम को, कि भाई अभी क्या मैसेज फाइट करके कार्ड आया हूँ। अभी अभी क्या फाइट कार्ड आप देखना चाह रहे हो? आपने एक फाइटर का नाम तो ले लिया कि चोंगरेन कोरेन को यू विल वांट टू सी हिम डिफेंडिंग हिज बेल्ट अगेन इन द Correct. I want to ऑक्टागन। see him defend his belt. और I फेदरवेट want to टाइटल see him. के लिए Sorry? अगर आप देख, फेदरवेट टाइटल फेदरवेट टाइटल, फाइट, अरे भाई मेरे को कंटेंडर्स देखने पड़ेंगे यार, क्योंकि तो राहुल मुश्किल थापा जगह में आई डाल दिया। थिंक राहुल थापा आई थिंक उसके कंटेंडर तो बन गए हैं शामानंद से अपनी आई फाइट थिंक जीत चलो के। फिर, आई थिंक संजीत बुधवार वर्सेस राहुल थापा कर दो। लेट्स सी दैट फाइट। संजीत वर्सेस, संजीत वर्सेस राहुल, क्योंकि अलग फाइट होगा। राहुल काफी अच्छे ग्रैपलर है, बट उनकी उनके स्ट्रैटेजी फेदरवेट अलग है। में वेट के इश्यूज हुए थे आई थिंक उस टाइम भी। मैंने वापस मैं जब वापस आया फिर मैंने कमेंट्री सुनी उसमें तो मैं दोनों इवेंट में मैंने यही किया तो आप उसमें बोल मैं रहे तो थे कि आई बोलते थिंक रहता हूँ कि यार वेइंग स्केल डालो सामने, वेइंग स्केल डालो, मुझे देखना है वेट क्या है यार। नहीं, एक्चुअली संजीत भाई ने तो वेट मिस भी कर दिया था अपना बदाक्षी के अगेंस्ट, तो करेक्ट। बट वो और फाइट उनका हुई फाइट, तो उनको उनका फाइट हुआ, बट वो शायद टाइटल के उसमें टाइटल फाइट में आपने बोला था कि अब शायद उनको लाइट वेट की तरफ देखना चाहिए बिकॉज उनको कटिंग में प्रॉब्लम हो रही है एंड ही इज ऑल्सो टर्निंग 30 वेरी सून, या आई थिंक ही ऑलरेडी हैज टर्न 30। सो 30 आपने बोला था कि बहुत कम है यार, 30 बहुत कम है। फाइटर का हम्म, करियर 30 पे चालू हो जाता है। कितने फाइटर्स के, आई मीन जिसका नाम जॉन जोन्स नहीं है, क्योंकि 22 की उम्र में वो बेल्ट जीते, तो वो तो अलग ही सोचने की बात है। पर 30 पे काफी लोगों के करियर स्टार्ट होते हैं, तो ही शुड हम्म, फिगर आउट। बट शायद से लाइट वेट हेवियर डिवीजन में ना रहना ज्यादा बेहतर ही नहीं। देन फिर वो अच्छी तरह से मूव अप कर सकते हैं, मसल डाल सकते जी हैं और बॉडी पे, जी, और उनकी कंडीशनिंग भी बढ़ जाएगी। नॉकआउट पावर है ही उनके पास। सेम थिंग अब्दुल भाई को मैंने सेम थिंग बोला मैंने कि यार आप कितना वेट काट रहे हो फेदरवेट पहुंचने जी के लिए। जी आपको तो, मैं तो कहता हूं कि जब वो एसएफएल में लड़ रहे थे लाइट वेट में, ही लुक्ड सो मच बेटर। स्ट्रेंथ भी कितना जी ज्यादा था, पावर कितना जी था, ग्रैपलिंग स्ट्रेंथ कितना था, कितने अलग दिख रहे थे वो। और आई थिंक, आई विश कि अब्दुल भाई मूव्स अप टू बैक टू लाइट वेट या वेल्टर, बेस्ट वेट क्लास फॉर हिम। साइज जी भी बड़ा हो जाएगा, मसल भी ऐड करेंगे, और उनका कार्डियो भी रहेगा। तो आई थिंक दैट्स अ जी। बेटर वेट कैटेगरी फॉर हिम। जब उनकी फाइट नहीं होती है वो फोटो वोटो डालते हैं वर्कआउट करते हुए तो इतने ही लुक सो बिग मतलब कहीं से Yes, फेदर वेट की बॉडी नहीं लगती। करेक्ट। नहीं, पर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर एल्जिमेन स्टर्लिंग भी फेदरवेट नहीं दिखते हैं, एडसन बारबोजा भी फेदरवेट नहीं दिखते हैं। तो ऑल फाइटर्स का वेट कटिंग, एपिसोड में ज्यादा करके वेट कटिंग के बारे में ही रहा है। नहीं, जब वो उन्होंने फाइट की थी संजीत भाई से तो आई थिंक अब्दुल भाई लग रहे थे फेदर वेट, बट जब नहीं, ऑफ वो डेज वेट में जब काटा वो, कितना था, जी उसने वेट कितना काटा था यार। जी, फेदरवेट अभी जब मैं पूछना बहुत उनसे, मुश्किल है भाई। जब हम लोग मिले थे आपने मुझको उनसे मिलवाया था, तो जब सामने से मैंने उनको इस जब लास्ट टाइम फाइट में देखा था सो ही वाज लीनर, वो एक फेदर वेट लग रहे थे। इस बार ही वाज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर लाइट वेट एंड वेल्टर वेट।
करेक्ट। वो और मैं तो कहता हूँ कि उनको और भी थोड़ा वेट बढ़ाना चाहिए। उनका वेट, वॉकिंग अराउंड वेट तो 80 होना चाहिए। फाइट नाइट को 70 होने दो, फाइट नाइट को पहुंचने दो लाइट वेट पर। 80 जी 82 उसका वॉकिंग वेट। कुमारू उस्मान का वॉकिंग वेट 86 है। जी और वो आई थिंक नहीं नहीं, वेल्टर वेट इज, लाइट वेट इज 70 किलोज, वेल्टर वेट इज 77 किलोज, तो उनका वेट तो 77 90 होगा। अब्दुल शुड वॉक अराउंड एट मिडिल वेट, और उनको लाइट वेट काटना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट इज माई, जी वो मेरी राय है बस। सो एनीवे, लेट्स तो सी लेट्स कि होप कब हो जाए अभी फाइट नाइट। आई होप जनवरी में होएगा, आई होप। बहुत ठंड होगी दिल्ली में अगर होगा तो। लखनऊ में ठंड है क्या अभी? हाँ अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। अभी मैं देखो टी शर्ट में बैठा हूँ आपके सामने। अभी मेरे को लगा, अच्छा तो पंखे बिना भी बैठते हो आप? पर अभी नहीं खिड़की खोल के, खिड़की पंखा तो खोल इस के टाइम बंद है। बंद है, तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई पसीना नहीं तो वेदर अच्छा ही होगा। हाँ वेदर मतलब डिसेंट है, मतलब अभी ठंड उस लेवल की नहीं पड़ रही है। आई सो थिंक लेट्स सी। 15 दिन में आ जाएगा, पर 15 हाँ 15 15 20 दिन दिन में। में आए। मैं आता हूँ लखनऊ सून खाने, गलौटी कबाब खाने तो आना ही है मुझे। फिर यू कैन सो आई शो मी थिंक अराउंड मोस्ट ऑफ लखनऊ। द एक एमएफएन करवा दे लखनऊ स्टेडियम में। वो अगले पॉडकास्ट में तेरे को बोलता हूँ, शायद से होगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच अर्जुन भाई आने के लिए। आपके मीटिंग का टाइम आई थिंक हो गया है। 2:07 क्रॉस हो मिनट गया हो है, रहा हाँ। है। पर नहीं, दो बज सॉरी के सात फॉर मिनट हो रहा इतने बार तेरे को है। मैंने रीस्केड्यूल करवाया। और थैंक यू अगेन सूफी। आपका पॉडकास्ट बहुत मजा आता है मुझे करने में, तो हर 2-3 महीने करेंगे ही जरूर। और एंड और एमएमए बढ़ते जा रहा है देश में, जितना भी और बढ़ेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा स्पोर्ट के लिए। बिल्कुल वी होप सो। आई होप सबको मजा आया होगा देखने में, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ यू हैव एनी कमेंट्स शूट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑन बिलो। अर्जुन भाई को आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं उनका नीचे लिंक डाल दूंगा। फॉलो मी एज वेल इफ यू लाइक टू। मैं वहाँ पे एमएफएन जाऊंगा तो आपको अच्छी अच्छी फोटो दिखाऊंगा एमएफएन में जा करके। एंड लेट्स होप कि भाई मिलते हैं जनवरी में। एंड आई सी जरूर। यू गाइज अराउंड सून। बाय। हो गया। चलो, फर्स्ट क्लास। मजा आया क्या तुझे?